नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माया खान तो मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त। और प्रोग्राम में आज बहुत सारी बातें हैं। 31 अगस्त 2022 का आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ्लड विक्टिम्स की बात हो, कहां कहां कौन कौन कैसे फंड रेज कर रहा है उसके हवाले से बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, मौसम की बात हो, या अचानक से जो है मौसम की तब्दीली आई है, गर्मी आई है, लेकिन कुछ इलाकों में कराची की बारिश हुई है। लेकिन ये भी खतरात हैं कि अगला जो एक बहाव आने वाला है पानी का इंटीरियर सिंध की तरफ, वो कितना खतरनाक हो सकता है। सिंध पुलिस ने किस तरीके से रेस्क्यू किया और बहुत कुछ आज प्रोग्राम में होगा। लेकिन आगाज करते हैं दरिया सिंध के जो सैलाबी रेले हैं शाहजेब, वो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, न्यूज में अपडेट भी आ रही है कि ठीक ठाक जो है तबाही जो है ना वो हो चुकी है। और दूर दूर तक जो है, अगर हम कमर शदाद कोट की बात करें, दादू के मजीद इलाके जो है डूब चुके हैं। इसके अलावा काचू में भी जो है वो हमारे रिपोर्टर्स ने हमें काफी बिल्कुल काचू में भी कई कई फीट तक पानी जमा है इस वक्त। अब पाकिस्तान आर्मी और पाक नेवी जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है लोगों को रेस्क्यू करने की। तकरीबन 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया है अब तक। हजारों मुतासरीन है, बल्कि लाखों मुतासरीन है मुख्तलिफ सूबों में, बलूचिस्तान में, सिंध में, खासतौर पर सदर्न पंजाब में भी, और सदर्न पंजाब में भी बाकायदा तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। खासतौर पर वहां पर रिलीफ जो है वो अब दिया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है, शेल्टर पहुंचाया जा रहा है। बलूचिस्तान और पंजाब में भी सैलाब ने बड़े बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। लेकिन इस पर हमें अपडेट हासिल करनी है पहले, क्योंकि आज हम बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे। खासतौर पर जो फंड रेजिंग की जा रही है, बिल्कुल जो अपडेट है वो भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपडेट जानना भी चाह रहे हैं और आप तक पहुंचाना भी चाह रहे हैं। हमें ज्वाइंट नुमाइंदा 92 न्यूज है मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं? काइंडली अपडेट कीजिएगा इस हवाले से भी, और अभी क्या सूरत हाल है, कहां तक पहुंचा है रिलीफ ऑपरेशन? जी शाहजेब, मैं इस वक्त तोसा के इलाके में मौजूद हूँ। कल भी हमने यहाँ से आगाह किया कि जो दरिया सिंध है अब वो उसकी जो सतह है वो ऊंचा होना शुरू हो चुकी है। वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मतवक्के हो चुका है। पहले रोदकोई और कोई सुलेमान की तरफ से आने वाले पहाड़ी इलाकों ने वहाँ से जो बारिशों का पानी आ रहा था उसने तबाही मचाई। अब दरिया सिंध ने तबाही मचानी शुरू कर दिया है। कल और आज में गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 100 से ज़ायद बस्तियां ऐसी हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इस वक्त भी मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि मेरे अकब में ये दरिया सिंध का पानी है, जो ताहद्दे निगाह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये देखने में तो सिर्फ पानी नज़र आ रहा है, लेकिन ये तकरीबन 3 से 4 फुट तक ये पानी है। 7 बस्तियां मौजूद है। बस्तियां देख सकते हैं, ये वो बस्तियां जो खाली करवा दी गई है। यहाँ पर लोग सिर्फ आ रहे हैं और अपने घरों को देखकर वापस चले जाते हैं। लोगों, ये जो बस्तियां हैं इनका ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है। लोग सिर्फ पानी से गुजर कर आते हैं और पानी से गुजर कर ही वापस जाते हैं। ये एक सतह से एक तौर पर ये रिस्क भी है, क्योंकि पानी से गुजरते हुए अक्सर पाँव स्लिप हो सकता है। पानी की लहरें तेज होती हैं, पानी की जो मौजें हैं वो तेज होती हैं। वो बंदे मोहम्मद साहब ये बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, अपने घरों को देखकर जा भी रहे हैं, कुछ ऐसे रिहायशी से आपकी मुलाकात या बात हुई है कि वो वापस क्या देखने आ रहे हैं, क्या पता करने आ रहे हैं, क्योंकि और वो कहाँ रह रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, कुछ आपको वो पता चला उन रिहायशियों से? जी देखें, कल भी हमने देखा था कि जो बस्ती जल्लो वाली है वहाँ पर सैलाबी जो रेला आया था वो तकरीबन 300 घरों को रात 11 बजे वो पहुँचा, 300 घरों को अपने अंदर बहा कर ले गया। लोग जल्दी में सिर्फ अपना माल मवेशी और बच्चों को निकालने में कामयाब हुए। आधी से ज़ायद बस्ती उसने बहाकर वो अपने रेले के अंदर बहा कर ले गया। इसी तरह इसमें जो तोसा शरीफ का इलाका यहाँ पर मौजा वन्नी है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भी तकरीबन सारी बस्तियों को खाली करवाया गया है। लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस वक्त हम तमाम जो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर, ख़ासतौर पर ख़वातीन और बच्चों को रिश्तेदारों के घर छोड़ कर आए, लेकिन मर्द हजरात वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इंडस हाईवे पर बैठे हुए हैं, लोग अपने दोस्तों के घरों पर रुके हुए हैं, अजीज़ो अकारिब के घरों में रुके हुए हैं और अपना माल मवेशी जो है वो रोड के ऊपर लेकर जा चुके हैं। अब उनकी मुश्किल क्या है? एक तो उनके पास खुराक नहीं है, क्योंकि उनकी तमाम जो जमा पूंजी थी वो सैलाबी पानी में बह चुकी है। दूसरी, उनके पास जानवरों के लिए भी चारा नहीं है। जानवर कहाँ से चारा खाएंगे? तमाम जो चारा जात थी, वो फसलें थी, वो पानी में डूब चुकी हैं। कई एकड़ फसलें, ये नहीं कि सिर्फ कोई एकड़, कई एकड़ फसलें, सैकड़ों एकड़ कहा जाए तो फसलें डूब चुकी है पानी में, जिसमें कपास थी, कपास के साथ साथ तिल, इसके साथ चारा,
दीगर जो फसलें थी वो भी इस वक्त डूब चुकी है। उसके बाद अब मुश्किल क्या आएगी? अच्छा मोहम्मद आसिफ, मुझे ये बताइएगा, मोहम्मद आसिफ मुझे ये बताइएगा, जैसा कि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से ये सुन रहे हैं कि वहां पर रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है, खाने पीने की अशिया भी पहुंचाई जा रही हैं और इसके साथ साथ खेमे भी पहुंचाए जा रहे हैं। इस वक्त वहां पर जो रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है, उसके हवाले से कोई आपके पास अपडेट है? काइंडली ये जरूर बताइएगा कि कौन कौन से शहर सबसे ज्यादा मुतासिर हैं इस वक्त। सबसे पहले बात करते हैं जो मुतासर है। रुझान शहर के अंदर पानी दाखिल हो चुका था। कब्रिस्तान, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रुझान वो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ नजर आया। बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। इसके आगे जब हम राजनपुर पहुंचे, राजनपुर की भी यही सूरत हाल थी कि शहर सिर्फ बचा हुआ था, लेकिन साथ साथ जो मुजाफाती इलाके थे वो मुकम्मल तौर पर मलियामेट हो चुके थे। अगर फाजिलपुर की बात करें तो फाजिलपुर शहर के अंदर जो इंडस हाईवे है उसके ऊपर भी पानी पहुंचा हुआ है। इसके साथ साथ अगर जामपुर, मोहम्मदपुर, यही है अभी के जाहिर अभी चैलेंज का हमें बहुत सामने, और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अभी तो मुश्किलात बहुत है इन लोगों के लिए। अभी तो जिस तरह बता रहे 4-4, 5-5 फुट जो पानी है, उसके बाद जब ये पानी उतरेगा तो क्या हालात होंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे मुश्किल ये है, देखिए ना, आप पानी जी 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 बिल्कुल मोहम्मद आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, जिस तरीके से पानी तो खड़ा है, अब ये पानी उतरने में टाइम लेगा, हालात काफी खराब है और इस तकरीबन 4-4 फुट पानी में हम देख रहे थे अभी एक शख्स जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन 4 फीट पानी था। ऐसे में बाहर निकलना, लोग अपनी मदद आप भी कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हम रिलीफ ऑपरेशंस देख रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के, वो भी इस वक्त जारी हैं। शाहजेब, उन्होंने एटलीस्ट ये बताया कि जिस तरह गांवों को उन्होंने खाली करा लिया, वो अपने बच्चे लेकर चले गए। देखे ना, माल तो इंसान बना लेगा, जान बच गई, फैमिलीज बच गई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन वाकई में सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया मुदासिफ हमारे साथ थे। और इस वक्त जिस तरह हम बात कर रहे हैं, लोग अपने घरों को बहता हुआ देख चुके हैं। इस वक्त वापस जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस घर में कुछ बचा, क्या उस दरो दीवार में कुछ बचा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जहां वो सड़कों पर बैठे हैं, ऐसी सूरत हाल में जहां वो चारपाइयों को शेड बना बना कर बैठे हैं, ऐसी सूरत हाल में जब उनके पास खाने को नहीं है, जमा पूंजी कुछ भी नहीं है, वहां वो एनजीओ इतना बड़ा किरदार अदा कर रही हैं, जिनको ना सिर्फ हम नाम से बल्कि उनके काम और किरदार से भी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं क़ुव्वत फाउंडेशन की। एग्जैक्टली, क़ुव्वत फाउंडेशन बहुत कोशिश कर रही है, वहां पर उनके जो रजाकार हैं वो भी पहुंच रहे हैं और फिर प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम यही बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ जगहों पर फंड रेजिंग की जा रही है, मुख्तलिफ शख्सियात भी फंड रेजिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या हर एक के पास इतना इक्विपमेंट है, यानी कि बोट्स हैं, क्योंकि वहां पर जो राब्ता सड़कें हैं वो तो बहाल नहीं है, राब्ता सड़कों के जरिए आप नहीं पहुंच सकते मुख्तलिफ गाँव में, तो इसलिए लोगों के पास जो भी समाजी इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप लोग अगर फंड रेजिंग भी कर रहे हैं तो मुख्तलिफ जो एनजीओ काम कर रही हैं आप उन तक फंड पहुंचाएं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है वहां तक पहुंचने में। फिर साथ साथ हम रोज मुख्तलिफ शहरों में देख रहे हैं कि ट्रक भर भर कर सामान वहां पर पहुंच रहा है। तो हम चलते हैं, साथ साथ इस बात को आगे भी लेके चलेंगे। ज्वाइन किया है हमें चेयरमैन क़ुव्वत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, बेहतरीन काम कर रहे हैं। वाकई में जिस तरीके से आप इस वक्त फराइज की अदायगी आपका इदारा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि हर पाकिस्तानी को आपको देखकर फख्र हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के 400 शहर में से 824 ब्रांचेस हैं माशाल्लाह आपकी। सैलाब ज़दगान की आप लोग जो है वो किस तरह मदद कर रहे हैं, हम जानना भी चाहेंगे, कुछ तो हमें मालूम भी है, लेकिन हम चाहेंगे आप सबको बताएं। और मुंसलिक अफराद और दीगर रजाकारों की टीम को कैसे जो है बरूए कार लाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। मैं पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें दावत दी। आपने जितनी बातें की वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस वक्त देखें, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, ये 3 मरहले हैं। रेस्क्यू से हम आगे निकल गए हैं, अब रिलीफ का काम है, यानी अद्वियात दी जाएं, खाना दिया जाए, राशन दिया जाए, खेमे दिए जाए, लोगों को बिठाया जाए, और उसके बाद फिर रिहेबिलिटेशन का काम होगा कि ये लोग जब अपने घरों को जाएंगे तो घर कैसे इनको मिलेंगे और ये अपना कारोबार कैसे करेंगे, खेती बाड़ी कैसे करेंगे, इनके पास माली वसाइल कहाँ से आएंगे। तो हमारा इस वक्त का जो फोकस है वो रिलीफ पे है, यानी हम उन लोगों को फी घराना राशन बैग या कुछ माली इमदाद 4 से 5 हज़ार रुपए दे रहे हैं, ताकि वो इमीडिएटली अपना कुछ खाने पीने का बंदोबस्त सकें। जहाँ पर खाना पहुँचाया जा सकता है वहाँ पर खाना पहुँचाते हैं, जहाँ राशन बैग पहुँचाए जाते हैं वहाँ राशन बैग, जहाँ रकम पहुँचाई जाती है तो वो रकम। तो हमारा 30,000 खानदानों तक पहुँचने का टारगेट है, नंबर 1। दूसरे, हमारे इस रिलीफ में मेडिकल कैंप्स और मुख्तलिफ एम्बुलेंसेज घूम रही हैं जो लोगों को
अद्वियात दे रही हैं, मलेरिया की, डेंगू की, स्किन डिसऑर्डर्स हैं और बहुत सारी और मसाइल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि असल मरहला अभी हमारा शुरू होना है। हमने तकरीबन 10 से 20 हज़ार ख़ानदानों को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन देंगे कि अपने घर बनाएं, अपना कारोबार करें और उसके साथ साथ खेती बाड़ी के लिए उनको हम रकम पहुंचाएंगे। तो ये मरहला हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये चंद दिन गुजर जाएंगे। मुकामी सतह पर लोगों ने एक दूसरे की बड़ी मदद की है, लेकिन टूटी हुई छत के नीचे कोई खानदान कैसे ज़िंदगी बसर करेगा। तो हमारी अब ये अपील है कि ऐसे वसाइल हमें फराहम किए जाएँ कि हम इन लोगों को, और ये भी आप सुन के हैरत ज़दा रह जाएंगे कि ये लोग कहते हैं हमें भीख नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कर्ज़े हसन बगैर सूद के दे दें, हम लाख रुपया हम अपना कच्चा घर जो दोबारा बना लेंगे और 2-3 सालों में पैसे भी वापस कर देंगे ताकि किसी और का घर बन जाए। यानी ये सैलाब ज़दगान जो है ये इज़्ज़त नफ्स के मालिक हैं। तो हम इन खतूत के ऊपर बलूचिस्तान में, सिंध में, जनूबी पंजाब में, केपी में एक बहुत बड़ी तहरीक घरों की तामीर की शुरू कर रहे हैं। तो आपकी खूबसूरत गुफ्तगू है, आप दिल पे दस्तक देते हैं। आपके तवस्सुत से हम लोगों को कहेंगे कि घरों की तामीर, रिहेबिलिटेशन, दोबारा से बहाली, जिंदगी के जो सफीने को आगे बढ़ाने के लिए वो मरहला ज़्यादा अहम है, उसमें हमारी मदद करें। अब अमजद साकिब साहब, इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से तबाही का सिलसिला चल रहा है और अभी दरिया सिंध की भी बात हो रही है, एक बार फिर तबाही जो है वो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। सदर्न पंजाब भी बहुत ज़्यादा मुतासर है, फिर हम सिंध के मुख्तलिफ शहर देख रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत तबाही हुई है। सर, आगे चलकर तो ये आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन की भी, लेकिन अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें क्योंकि अद्वियात की ज़रूरत भी है, राशन की ज़रूरत भी है, फिर कुक्ड फूड, क्योंकि हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं कि वहाँ पर खाना पकाया नहीं जा सकता, ना उनके पास लकड़ियाँ अवेलेबल हैं, ना जगह अवेलेबल है कि वो खाना पकाएं। तो इस वक्त अखवत फाउंडेशन क्या कोशिश कर रही है, उन तक खाना कैसे पहुँचाया जा रहा है, अद्वियात किस तरीके से पहुँचाई जा रही हैं, और साथ में शेल्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खैमे कैसे पहुँचाए जा रहे हैं? जी देखिए, हमारा बुनियादी काम यही है इस वक्त रिलीफ के हवाले से। मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे 30,000 ख़ानदान हमारा टारगेट है, जिनमें से हम 12,000 ख़ानदानों तक पहुंच गए हैं। उनको हमने राशन बैग या कैश फ्राहम कर दिया है। ये एक मरहला है। दूसरा, जो कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पर हम, जहाँ पर मुमकिन है जाना, वहाँ पर हम देगें पका के ले जाते हैं और वहाँ पर वो तकसीम हो जाती है। तो कुछ राशन खुश्क की भी हम तकसीम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेडिकल की हमारी एम्बुलेंसेस घूम रही हैं। तो ये जिस हद तक हमारे वसाइल के अंदर रहते हुए मुमकिन है, मैंने आपको बताया कि हज़ारहा हम खाने अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम कर चुके हैं और 12,000 के लगभग ख़ानदानों को या राशन बैग मिल गया या उनको इब्तदाई जो कुछ रकूम मिल गई 4 से 5,000 रुपये तक, ताकि वो मुकामी सतह पर खुद ही कुछ ख़रीदारी कर सके। आप ये यकीन रखिए कि वो लोग बड़े, जैसे कहते हैं ना, इंटेलिजेंट ज़हीन हैं। वो एक छोटा सा चूल्हा बनाकर रोटी पकानी है, उन्होंने कौन सा मुर्गे मुसल्लम बनाना है, वो रोटी अपने लिए पका लेते हैं, दूध से खा लेते हैं, प्याज से खा लेते हैं, चटनी से खा लेते हैं। तो खाने के हवाले से हम किसी हद तक मुतमईन हैं कि करीब कुर्ब जवार में जो देहात हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ के लोगों का बड़ा जज्बा है। लाहौर से किसी NGO को खाना लेके जाने की जरूरत नहीं है, खाना उनको वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बंदोबस्त कर देता है। हमें उनको खेमे दे के जाने, हमें उनके लिए अद्वियात लेके जानी है, हमें उनको मुस्तकिल बहाली के बारे में सोचना है। ये रिलीफ का काम तो बड़ी तेजी से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ताला और बरकत डालेगा और हम भी इसमें और अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ कबल अज़ वक्त देखिए, ये रिलीफ का काम भी आसान हो जाता अगर 3 महीने 4 महीने पहले कोई हमें कहता कि भाई ये मसला आने वाला है। तो अब हम आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि जब ये लाखों लोग अपने घरों को इंशाल्लाह लौटेंगे तो खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करना और आने वाला मौसम भी सर्द है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बारे में हुकूमत को भी, NGOs को भी, अफराद को भी ये ज़रा सोच विचार कर लेनी चाहिए। अमजद साकिब, जैसे आप जिक्र भी कर रहे हैं तामीर और मुरम्मत का घरों की, इस हवाले से आप बता भी रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी डिटेल्स इसलिए चाह रहा हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारे लोग ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि मुख्तलिफ जो NGOs हैं वो खासतौर पर काम भी कर रही हैं उनके घर के लिए, और ज़ाहिर है जब ये सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं ये इसमें क्लियरेंस होगी उसके बाद ही ये तामीर और मुरम्मत हो सकती है। तो इसमें कितने बड़े स्केल पर अखवत फाउंडेशन कोशिश कर रही है कि लोगों के घरों की तामीर की जाएगी और उसमें किस हद तक और कितने कर दिए जाएंगे लोगों को? देखिए, हमारा इब्तदाई एस्टिमेट्स हैं कि जो इंतहाई गरीब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या जो लोग ज़्यादा कुछ थोड़ी बहुत खुशहाल थे जिनका नुकसान हुआ उनकी बात नहीं कर रहा। उनको बैंक से या हुकूमत से कर्जे मिल सकते हैं।
हम तो इंतहाई गरीब लोग जिनका एक कच्चा घर है और उसकी छत गिर गई है और वो कहाँ जाए, तो ऐसे लोगों की तादाद कम से कम 1 लाख है। यानी 1 लाख घर पूरे पाकिस्तान के इन इलाकों में इंतहाई गरीब लोगों के लिए बनने चाहिए, और ये 1 लाख घर ज्यादा से ज्यादा लाख 1.5 लाख रुपए में एक घर बनता है। तो हम ये कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं लाहौर और कराची और इस्लामाबाद के, यही अगर चाहें यहाँ से ही 1 लाख लोग कहें कि मैं 1 लाख लोगों के साथ भाईचारा, मोहब्बत और मुवाखात करता हूँ, तो उनके 1 लाख घर बन जाएंगे। वी कैन प्ले द रोल ऑफ अ ब्रिज, वी कैन बी कंडुइट। आप एक वादा करें कि जी आप दोनों हमारे अब इतने मोहतरम एंकर्स हैं कि आप एक घर बनाएंगे 50-50 हज़ार रुपये मिलके, तो आपकी जुबान से ये निकला हुआ लफ्ज लाखों लोगों को मुतासर करेगा और वो भी कहेंगे। तो हम ये एक समाजी तहरीक चलाना चाहते हैं कि हुकूमत तो जो करेगी वो करेगी, हमें उस पर नहीं है। हम कहते हैं हमने क्या किया, मैंने क्या किया, आपने क्या किया। तो इस हवाले से हमारा 1 लाख घरानों को कर्जा देने का इरादा है। अब उसमें हम 10,000 पे पहुंचे, 20,000 पे पहुंचे, 30,000 पे पहुंचे, दिस इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द जेनरोसिटी ऑफ दिस नेशन, जिस पर मुझे पूरा एतमाद है। अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। डॉक्टर साहब, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हम अखुवत का साथ कैसे दे सकते हैं, ये अवाम की तरफ से सवाल। जी यही है जी हमारी तरफ से, तो यही इसका जवाब है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और उधर हमारे पोर्टल पे जाएं, और अगर आप 1 रुपया दे सकते हैं 1 रुपया दे दें, 1 लाख दे सकते हैं तो 1 लाख दे दें। तो हम तो इस वक्त तो यही है, हम आपके पैसे के अमीन हैं। ये हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपका पैसा जो है वो मुस्तहिक अफराद तक पहुंचेगा। बाकी ये मैं नहीं कह सकता कि आप सारे लोग सैलाब ज़दगान के इलाकों में पहुंच जाएं, इससे तो और मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। आपका काम सिर्फ यही है कि बिल्कुल सही बात है, आपका काम यही है कि आप घर घर जाकर खुद लोगों को एहसास दिलाएं कि एक शख्स ने एक शख्स की मदद करनी है। देखिए अगर 1 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं तो 21 करोड़ लोग तो मुतासर नहीं हुए, तो क्या 21 करोड़ 1 करोड़ की भी मोहब्बत नहीं कर सकते, उनका हाथ नहीं थाम सकते? तो ये एहसास मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बेदार करना चाहता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी अदारे को, आप सैलानी को मुंतखब कर लें, आप अलखिदमत को मुंतखब कर लें, आप अखुवत को मुंतखब कर लें, जिसको भी आप चाहें कैश की सूरत में या कमोडिटीज की सूरत में दें, खुद ना जाएं वहां पर बहुत हमने गलत बात की है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात की है। ये बिल्कुल आपने वो वाली मिसाल दी है कि जब एक माँ 10-10 बच्चों को 9-9 बच्चों को संभाल लेती है तो 9 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते। वाकई में आपने वो बात की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर अमजद साकिब साहब अखुवत फाउंडेशन चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, और आपने इतनी बेहतरीन बात की और इतने प्यारे तरीके से की कि किसी को भी आपने नाम लेने से बिल्कुल आप नहीं कतराए, ना आपने जो है रिलक्टेंसी दिखाई। किसी को भी आप ट्रस्ट करें, किसी सूरत भी आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। इस वक्त वाकई पाकिस्तान के ऊपर हमारा फर्ज बनता है, ज़मीन के ऊपर हमारा फर्ज बनता है, इस किसान के पास ऊपर हमारा फर्ज बनता है। अल्लाह हमारे फ़राइज़ की अदायगी करवाना भी हमें नसीब करे और कबूल भी करे। तो शाज़िब, इस तरीके से अभी याद है पिछले दिनों में हम ये भी अब सुन रहे थे कि जिस तरह से लोगों को गाड़ियां भर भर कर अब शहरों की तरफ जो है रवाना किया जा रहा है, इंक्लूडिंग कराची। 2010 में जब हमने देखा सैलाबी सूरत हाल आई थी तो काफी रेफ्यूजीज जो है वो यहाँ आ गए थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आया था कि उनको रखें कहाँ, उनको कहाँ सिचुएट करें, उनको प्लेस कहाँ करें जहाँ पे उनको खाना पीना रहना, फिर उनका जो है काम करने का भी सिलसिला शुरू हो सके। एग्जैक्टली। और अभी जैसे डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम भी बन चुका है आजकल। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो फाउंडेशंस हैं उनको फंड्स दिए जा रहे हैं और वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप लोग भी ये कोशिश करें, जो बड़ी फाउंडेशंस हैं जिनके पास प्रॉपर, हम ये बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर बोर्ड्स हैं, इक्विपमेंट है, एक्सेस है उन इलाकों तक पहुंचने की जहां बाकी लोग नहीं पहुंच सकते। मुख्तलिफ शख्सियात जो इस वक्त फंड रेजिंग कर रही है शायद वो नहीं पहुंच सकते। तो मेरे ख्याल में जो इस तरीके से प्रॉपर काम कर रहे हैं, आप लोग कोशिश करें उनको उन तक फंड्स पहुंचाएं ताकि वो आगे उन लोगों तक भी पहुंच सके। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई आपका जाना जरूरी तो उस तरह तो और मुश्किलें बढ़ जाएंगी, हमें तो उन लोगों को बचाना है। और ये हमारा किरदार है, मैंने जिक्र इसलिए किया कि जो हम ये जिक्र कर रहे हैं ना माया के बहुत सारे लोग कराची पहुंच रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो ट्रक लेकर भी कराची पहुंच रहे हैं, बीच में उसमें लूट मार भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, बहुत चैलेंजेस है। लेकिन कराची के जो सूरत हाल क्या है, कराची में
में सैलाब मुतासरीन यहाँ पर भी पहुंच रहे हैं और उनको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, ये जानने के लिए हमें दावत दी है। SSP मलीर इरफान बहादुर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। सर, जो ओवरऑल सिचुएशन है वो तो हम देख रहे हैं और सैलाब मुतासरीन भी जो कराची पहुंच रहे हैं, एक तो इनकी तादाद कितनी है और इनको किस तरीके से मैनेज करने के लिए कोई प्रॉपर जो है वो सिस्टम बनाया जा रहा है? देखें, इस वक्त कराची में करीब हमारे पास 30,000 से ज़ायद लोग जो है वो IDPs आ चुके हैं सिंध और बलूचिस्तान से। ये सिर्फ सिंध से नहीं, बलूचिस्तान से भी लोग आए हैं। मैं अगर अब सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 6,000 से ज़ायद लोगों को हम रजिस्टर्ड कर चुके हैं अभी तक, और 6,000 से ज़ायद लोगों को मुख्तलिफ कैंप्स में वहाँ पे ठहराया हुआ है, जिसमें अपने मुखैर हज़रात, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट NGOs हैं, उनके थ्रू जो है वो उनको 3 वक्त का खाना, उनकी जो ज़रूरियात की अद्वियात हैं, वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तरफ से। और इसके अलावा मुख्तलिफ उनको जो है मच्छरदानियाँ और इस तरीके से जो वाटर बोर्न डिजीज़ लेके आए थे उनके वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह किए गए हैं, और उनको जो है वहाँ पे डिफरेंट सहूलियात दी जा रही हैं उनके। अब इरफान साहब, एक और भी बहुत बड़ा फैक्ट है, हम लोग इस तरह के डिजास्टर्स के लिए तैयार नहीं होते ना, हमारी एज सच ट्रेनिंग्स होती हैं। इस सूरत हाल में पुलिस जो है वो ऑब्वियसली मैनेजमेंट एंड एडमिन इश्यूज तो डेफिनेटली आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन उसके बाद क्या कर रही है, क्या किरदार अदा कर रही है, कैसे उनको फैसिलिटेट कर रही है? आर दे वेल प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स कि भाई इस तरह की सूरत हाल में किस तरह करना है, कैसे लोगों को मेंटली स्ट्रेस से निकालना है, कुछ इस तरह के इकदामात? देखें, वैसे तो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे पास प्रोविंस में भी है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे पास नेशनल लेवल पे भी है। वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इसमें, मगर पुलिस तो आपको पता है कि फ्रंट लाइनर है, हर तरह के महाज पे जो है वो पुलिस जो है वो पेश होती है और सबसे आगे होती है। इसी तरीके से जिस तरह सैलाबी सूरत हाल हुई, बारिशें हुई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उसके बाद अब जो सैलाबी सूरत हाल है इंटीरियर सिंध के अंदर ख़ास तौर पे, वहाँ पे पुलिस ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, लोगों को एवैक्यूएट करवाया, लोगों को महफूज मकाम तक पहुँचवाया। जो NGOs आ रही थी और जो बाकी इदारे आ रहे थे उनको सेफ पैसेज दिलवाया, उस वहाँ तक एक्सेस दिलवाई कि जहाँ जहाँ जिस गाँव गोठों में घर गिर गए थे, लोग फंसे हुए थे, लोग अपना दरख्तों पे बैठे हुए थे, आपको पता है लोगों के पूरे घर गिर गए, पूरे गांव वहाँ पे बह गए, तो वहाँ तक पुलिस उनको सेफ पैसेज दे के लेके गई है और वहाँ से इनको एवैक्यूएट करवा के वापस अपने मुख्तलिफ महफूज मकामात तक लेके आई है। उनको रिलीफ कैंप्स में रखा गया है और उनको वहाँ पे जो डिफरेंट सहूलियात हैं, जो हमारी बेसिक नेसेसरीज हैं, उनको। सर, ये रिलीफ कैंप कहाँ पर कायम किए गए हैं? कोई इसके लिए कोई जगह मुख्तस की गई है खास? जी, कराची में देखें, जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मलीर में हमने मोनो टेक्निकल कॉलेज एक रज़ाकाबाद में हमने एक रिलीफ कैंप कायम किया हुआ है। इसी तरीके से सुखन के इलाके में हमने एक टेक्निकल कॉलेज है, उसके अंदर हमने जो है वो रिलीफ कैंप कायम किया हुआ है। इसी तरीके से कोई 9 रिलीफ कैंप हैं जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मलीर में इस वक्त फंक्शनल हैं, और जिसमें डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट इलाकों से लोग आके वहाँ पे कैंप पजीर हैं। तो इरफान साहब, आप कह रहे हैं कि अभी तक 30,000 या उससे थोड़े से ज्यादा जो है लोग आ चुके हैं। जो आपने कहा ये 9 रिलीफ कैंप्स हैं, इनमें कितने लोगों की कैपेसिटी है? ये अभी तक हमारे पास जो 9 रिलीफ कैंप हैं इसमें 6,000 लोग हैं, और इसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी है, डिस्ट्रिक्ट साउथ है, सिटी है, वहाँ पे भी लोग जो है वो डिफरेंट रिलीफ कैंप्स में इस वक्त क़याम पजीर हैं, जिनको मुख्तलिफ जो है वो बेसिक नेसेसरीज दी जा रही हैं। अच्छा सर, ज़िला मलीर का कुछ हिस्सा बलूचिस्तान से मिलता है, खासतौर पर कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बायस मलीर का जो बलूचिस्तान से मिलने वाला हिस्सा है वो भी मुतासर हुआ है। वो किस हद तक मुतासर हुआ है? जी, हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर ख़ास तौर पे मोइदान और कंचंग UC गडाब जो है हमारी, वो उन्होंने आफतज़दा डिक्लेयर की है। मैं और डिप्टी कमिश्नर मलीर हम अभी 4 दिन पहले ही वहाँ पे गए थे। रास्ते वहाँ पे बहाल कराए और रास्ते बहाल कराने के रास्ते बहाल हो चुके हैं। अच्छा। रास्ते बहाल हो चुके हैं, मशीनरी, हैवी मशीनरी लगा के वहाँ पे रास्ते बहाल करवाए गए थे। उसके बाद मैं और डिप्टी कमिश्नर मलीर गए वहाँ पे और जाके डिफरेंट जो गाँव और जितने वहाँ पे लोग थे जो डिस्प्लेस हुए हैं, वहाँ पे जिनके घर गिर गए, वहाँ पे पहाड़ों के साथ नीचे कच्ची आबादी है, तो पूरी आबादी बह गई है, उनके पूरे घर गिर गए। तो उनको वहाँ पे हमने टेंट्स मुहैया किए,
वहाँ पे जाके राशन बैग तकसीम किए और वहाँ पे हमने कोई 2 मेडिकल कैंप लगाए थे बड़े। 2 मेडिकल कैंप लगाए गए उनको। अच्छा इरफान साहब, एक चीज जब अब हम देख रहे हैं, अभी हमें थोड़ी देर पहले हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे इंटीरियर सेंस से, उन्होंने एक बात बताई कि इस वक्त जो है ना, जो बैराज का इस वक्त जो प्रेशर है ना, वो 3 से 4 जो है ना वो 100 तक वो उठा सकता है, लेकिन जबकि वो अब 5 से 7 तक तजावुज़ इख्तियार कर सकता है। अब हमें चैलेंज ये है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं से ये खबर आ रही है कि पानी और आएगा या और सिंध के एरियाज को नुकसान पहुंचेंगे, तो हम और लोगों को भी एक्सपेक्ट करेंगे। फान साहब, उस सूरत हाल में अभी आपने बताया कि तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। मलीर वाली डिस्ट्रिक्ट में 9,000 तकरीबन लोग हैं, या इस तरह 6,000 तकरीबन लोग हैं। कैसे प्लेस करेंगे, उसके लिए कुछ प्लान किया हुआ है पहले से? जी बिल्कुल, प्लानिंग हो रही है इसके लिए। ऑलरेडी प्लानिंग मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं और ये सिर्फ ये नहीं है 30,000 लोग आएंगे, हम एक्सपेक्ट जो है वो इससे बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी रास्ते बंद हैं। जो हमारा जो कनेक्शन है वो इस वक्त डिस्कनेक्ट है। दादू ऑनवर्ड इस वक्त पानी है, पहुंच नहीं पा रहे। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो खास तौर पे आप देखें, पुलिस तो हर जगह उसकी प्रेजेंस मौजूद है और हर जगह पे जो है वो पुलिस अपना वो काम किरदार अदा कर रही है। पुलिस जब ये रास्ते खुलेंगे, रास्ते खुलने के बाद जो लोग वहाँ से ट्रैवल करके, ये तो वो लोग थे जो उस वक्त रास्ते में थे और वो यहाँ पहुँच गए। बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं रास्ते खुलने का, और जैसे ही रास्ते खुलेंगे वो फिर शहरों का रुख करेंगे। इस वक्त हैदराबाद में बहुत बड़ी तादाद है लोगों की मौजूद, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी तादाद मौजूद है लोगों की, और इसी तरीके से कराची में बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो मुतासिरीन है। और शाहजेब, सिर्फ खाना पीना नहीं है मेरे ख्याल है, अब तो उनका जो रोटी रोजी, उनके अभी तो काफी दिनों तक उनका तो पानी नहीं उतरेगा उनकी फसलों से, तो वो काम क्या करेंगे उतने अरसे तक? सर, इसके साथ साथ ये जरूर बताइएगा, हम सोशल मीडिया पर खैर बहुत सारी वीडियो शेयर हो रही हैं और उससे एक पैनिक भी फैल जाता है, पिक्चर्स भी आ रही हैं और उसमें लूट मार की कुछ वीडियोस भी हैं, क्योंकि मुखैर हज़रात की कोशिश करते हैं और हम देख रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहले भी देखा है माजी में पाकिस्तान भर से इमदाद आ रही होती है और मुख्तलिफ लोग भी अपनी हैसियत के मुताबिक इमदाद इकट्ठी कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं पहुंचाने की। सर, खास तौर पर जो वो तमाम अफराद जो कोशिश कर रहे हैं, पूरे पूरे ट्रक्स लेकर जा रहे हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी के लिए या पुलिस उसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? जी बिल्कुल, पुलिस ऑलरेडी इसमें किरदार अदा कर रही है। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा एक कंट्रोल रूम भी कायम है और हर डिस्ट्रिक्ट का एक रिलीफ कैंप भी कायम है। अगर जितनी भी NGOs हैं, जो बड़ी बड़ी NGOs हैं, वो तो पुलिस उनके साथ साथ काम कर रही है और पाकिस्तान आर्मी इसमें काम कर रही है, रेंजर्स इसमें काम कर रही है। तो जितने भी लोग हैं जो मुखैर हज़रात हैं, वो कंसर्न जो हमारी NGOs हैं, जो जिन जिन भी NGOs को वो देना चाहते हैं उनको दें, क्योंकि इस वक्त तो नीड ऑफ द आवर यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपना हिस्सा इसमें अपना डालें, अपने हिस्से की शमें जलाते जाएं हम सारे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डोनेट ज़रूर करें। और साथ में जो NGOs हैं, जो बड़ी NGOs हैं, वो तो ऑलरेडी राब्ते में, जो बाकी NGOs हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो बिल्कुल हमारे पुलिस जो कंट्रोल रूम है उसमें रब्ता कर लें। हमारे पास कराची शहर में एक मरकज़ी कंट्रोल रूम है और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ज़िलाई सतह पे भी एक एक कंट्रोल रूम कायम है। ठीक है, जो यहाँ से तरसील करना चाहता है, ख़ासतौर पे ये इमदादी सामान, पुलिस बिल्कुल उनके साथ साथ कैसे रब्ता कर सकते हैं? वो हमारे नंबर्स मौजूद हैं, वो ऑनलाइन मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट के ऑलरेडी कंट्रोल रूम्स जो हैं उनके नंबर जो है वो मौजूद हैं और सबके पास हैं। और नाम आपको दे भी देते हैं, एक दफ़ा डिस्प्ले भी कर देते हैं और दोबारा से जो है वो उनकी तशहीर भी कर देते हैं, ताकि लोगों को एटलीस्ट पता हो कि ये कंट्रोल रूम है जिनके थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं। अपना सामान बिल्कुल डोनेट करें, पुलिस उनको बाहिफाजत जो है वो वहाँ तक पहुँचाएगी। इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त रोडों पे, शाहराहों पे वहाँ पे बैठे हैं और वो मुंतज़िर हैं हमारी इमदाद के, तो बिल्कुल मदद करें। सर, थैंक यू वेरी मच। SSP मलीर इरफान बहादुर साहब के सर आपने में ज्वाइन किया स्टूडियो से। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर सबसे पाकिस्तान में शाहजेब और माया को दीजिए छोटा सा वक्फा की इजाज़त, क्योंकि अभी प्रोग्राम में आपको सलामी सूरत हाल और क्या मुतासरीन की अपडेट है उससे भी आगाह करेंगे। प्लीज़ डू स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। सिंध के दीगर शहरों में भी पुलिस जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू करने की भी, और इमदादी सामान जो पहुंच रहा है उसकी हिफाजत भी बहुत जरूरी है। तूफानी बारिशों से हम देख रहे हैं सैलाबी सूरत हाल तक मुतासरा इलाकों में शहरियों की मदद के लिए काम करते नजर आ रहे हैं हमें पुलिस एहलकार। सक्खर में पुलिस ने कई मराहिल में सैलाब मुतासरीन को बचाने के लिए काम किया, क्योंकि सक्खर खासतौर पर कहा जा रहा है कि वो पूरा एरिया बहुत ज्यादा मुतासर भी है और अभी भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि मजीद मुतासर भी हो सकता है। तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना बहुत जरूरी था, वहां से लोगों को रेस्क्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट था, वहां तक खुराक पहुंचाना बहुत जरूरी था। आप यूं समझिए सक्कर इस वक्त पूरा जो है वो इस वक्त रेड जोन बन चुका है, इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है सक्कर के एरिया में, आसपास के एरिया में, कि अगर खुदा न खास्ता मजीद पानी आता है तो उस ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, वहां पर कोई भी हो वो कैसे काम करेगा। अगर हम पुलिस की बात करते हैं जो वहां पर किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, रेस्क्यू करवा रहे हैं, उनको राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होगा। इसी पे हमें मजीद बात करने के लिए ज्वाइन किया है एसएसपी सक्खर मलिक सिंगार साहब ने। मलिक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप शामिल हुए। सबसे पहले ये बताइए, बारिश के दौरान जो पुलिस ने काम किया है, आप लोगों ने किस तरीके से, क्या चैलेंजेस आप लोगों किया है, और रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह आप कर रहे हैं वो कब से जारी है? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि बारिश के दौरान जो है वो मतलब देखिए 20-22 दिन बारिश होती रही, और सबसे जो हमारी प्रायोरिटीज थी वो हर दिन की हमारी अलग अलग प्रायोरिटी थी। सबसे पहले जब बारिश थी तो हमने कहा कि जब बारिश से जो घर डूब रहे हैं, जो पूरे के पूरे देहात डूब रहे हैं, पहले हमने उन देहातों को बचाया डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ डूबने से, और उसके बाद फिर जब देहात डूबने शुरू हुए तो फिर हमने उन जो लोगों की नकल मकानी हुई उनको वहां से रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके सेफ मकानात पे पहुंचाया। तो चूंकि पुलिस की हमारी रेवराइन फोर्स है, हमारे पास बोट्स हैं, क्योंकि हम बोट्स पे लोगों को ले आके रेस्क्यू करते हैं, उनको बंदों तक पहुंचाया, जो प्रोटेक्टिव बंद होते हैं, ताकि लोग अब सेफ जगह पे मुंतकिल हों इनिशियली। और इमीडिएटली हमने फिर पुलिस की रिलीफ और रेस्क्यू मेडिकल कैंप्स कायम करना शुरू कर दी। तो उन लोगों को हम फिर उन कैंप्स में मुंतकिल करते गए। तो इस तरीके क्योंकि हर दिन की प्रायोरिटी अलग थी, उन तक खाना पहुंचाना जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अगर हम जो लोग कह रहे थे कि जी हम आप बिल्कुल राशन भेज रहे हैं, इवन हमने किया, अब राशन तो भेज दें, अब राशन पकाएं किस चीज पे? लकड़ी गीली, गैस है नहीं, लाइट है, बिजली है नहीं, पानी घरों में खड़ा हुआ 6-6 फीट। तो वो फिर आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं, वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया, फिर जहां पर बांधे गए वहां तक पहुंचाया गया है, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद भी उनको प्रॉपर शेल्टर की जरूरत है, उनको खाने की जरूरत है, कुक्ड फूड की जरूरत है। एक तो कितने मुतासरीन थे जिनको वहां तक पहुंचाया गया है, और उनको किस बड़े पैमाने पर ये तमाम चीजें, यानी कि खाने की अशिया और उसके बाद खुराक, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, अब इसका मेडिकल कैंप में उनको अकोमोडेट किया जा रहा है या उनको कैंप से फराहम किए जा रहे हैं, उनकी तादाद कितनी है मुतासरीन की? अच्छा, अब मैं आपको देखें, हमारे पास तकरीबन 38,000 घर जो हैं, जो विलेजेस हैं, जो घर है वो तबाह, बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। 38,000 घर। अब 38,000 घर मतलब आप फैमिलीज लगाएं कि 38,000 घरों में रहने वाली फैमिलीज डिस्पोजेस हो गई अपने घरों से। उसके अलावा जो हमने इनिशियल सबसे पहला काम सक्खर पुलिस ने पूरे सिंध में किया, प्रीएम्प्टिवली हमें पता था कि हमें रिलीफ कैंप की जरूरत होगी, हमने पहला रिलीफ कैंप कायद किया। अब पूरे सक्खर में 150 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स हैं, और उन रिलीफ कैंप्स में जो सबसे आप देखें ना कि जो परेशानी हमें लाहक थी वो ये थी कि लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे इंतजामिया पे, पुलिस पे, कि वो रिलीफ कैंप में आने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे हम बंद पे बैठेंगे, कुछ भी हो जाए तो हम बंद पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको कन्विंस करना हमारे लिए मुश्किल था। बहरहाल हमने उनको खाना पहुंचाया। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था सर, कि वहां पर तमाम जो अफराद हैं, फैमिलीज हैं, क्योंकि कोई भी हम देख रहे हैं, खासतौर में बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं जब हम बात कर रहे थे कि लोग अपना इलाका, अपने घर छोड़ने को तैयार इसलिए नहीं होते, कोई डर होता है कि पता नहीं हमारा इलाका कहाँ चला जाएगा, हमारे घर किसके हवाले हो जाएंगे। सर हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ वीडियोज में देखा जा सकता है, आप अपनी बेटी को गोद में लिए लोगों को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इस वक्त भी आपकी बेटी आपके साथ मौजूद है। कितना मुश्किल था लोगों को मनाना, उनको ये कन्विंस करना कि आप ये जगह छोड़कर अगर जा रहे हैं तो ये जगह आपको वापस भी दिलाई जाएगी, और ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है।
नहीं, मैं देखें इसमें मैं ऐड करूंगा कि जगह वापस दिलाने का तो देखें सवाल ही नहीं पैदा बनता था। लोगों के घर जैसे मैंने कहा अटक गए, क्योंकि जो कच्चे के घर होते हैं ना वो मतलब अब उनके पास कुछ नहीं रहा। ये नहीं कि सिर्फ छतें गिर गई, वो तो जो शहर के घर थे उनकी छतें गिरी, कोई दीवारें गिरी, डैमेज हुई। बाकी जो गांव देहात में जो सिंधी मारवाड़े थे, जो मतलब के शहरी थे, उनके तो घर मिट गए। बहरहाल जो खवातीन और बच्चे थे वो बड़े रिलक्टेंट थे आने के लिए। तो मेरे वैसे जहन में ख्याल आया कि वाई वो क्यों नहीं ट्रस्ट करे। फिर मैंने अपनी बेटी को लिया साथ और मैं अपनी बेटी के साथ गया, तो वहाँ खवातीन माजी थी जो हमारी माएँ बहनें थी। फिर मैं उनको फिर मैंने यूनिफॉर्म भी चेंज की। तो वो पुलिस से शायद थोड़ा सा, जैसे इनिशियली आपको पता है हमारे मुल्क में थोड़ा सा लोग खौफजदा होते हैं, तो अदरवाइज हाँ रिलक्टेंट हो जाते हैं। तो बहरहाल वो जब मैं गया अपनी बेटी के साथ, तो सरप्राइजिंगली जो लोग हमसे बात जो आने के लिए तैयार नहीं थे, तो मेरी बेटी को अपने गोद में उठाया, उन्होंने कहा कि एसएसपी साहब जी दिया, एसएसपी साहब की बेटी है। तो वो फिर खुद उन्होंने लिया, दुआएं दी और हमारे साथ जो है, आप यकीन करें अभी तक राइट नाउ हमने सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की कैंप्स की बात नहीं करा, पुलिस कैंप में हमने 26,000 खानदानों को उधर हमने शिफ्ट किया। हमने अभी तक जो राइट नाउ ओपीडीज हो चुकी हैं, हमारे पास 12,000 ओपीडीज हो चुकी हैं। और जो लोग कच्चे में रहने वाले, जिन्होंने कभी क्योंकि जो पोलियो की वैक्सीन, मीजल्स की वैक्सीन, मम्प्स की वैक्सीन, रुबेला जो वायरल वैक्सीन जो कितनी बीमारियां कच्चे में जाके वो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको, जो आफ्टर द बर्थ वैक्सीन लगती हैं। तो it's a overall kind of a relief or response package. That's so impressive. That is so impressive, मलिक साहब. This is actually very very impressive कि आप ना सिर्फ उनकी इस वक्त जो जरूरत है, उनकी आगे की भी, अगर इतनी ओपीडीज हो चुकी हैं, जिस तरह आप कैंप्स का बता रहे हैं, 38,000 लोगों को जो है वो घर जिस तरह अफेक्ट हुआ है, उसके बाद 26,000 एंड प्लस आप लोगों को जो है वो कैंप्स दे चुके हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. थोड़ी तसल्ली हो रही है आपसे बात करके, क्योंकि डर इस बात का है, ये खबर आई है, जरा इस पे भी सदाकत है कि नहीं बताइएगा कि अभी खतरा टला नहीं है, अभी पानी और आने की जो है वो खदशात जाहिर किए गए हैं, वार्निंग्स दी गई है, रेड जोन इमरजेंसी अलर्ट कर दी गई है. उसके बारे में आपको क्या खबर है? जी मैडम देखें, इसमें थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है और हमें ना हैरासमेंट बिल्कुल इसमें होने की जरूरत नहीं और फैलाने की भी जरूरत नहीं. मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ. 2010 में बैराज के बाद, ये मैं आपको मुस्तनद इससे बताऊं, जो कि चीफ इंजीनियर हैं इरिगेशन के, जो कंसर्न लोग हैं, मैंने उनके साथ बड़ी इन डिस्कशन के बाद आपको बता रहा हूँ. 2010 में जो सैलाब है हमारे वही बंद थे, वही प्रोटेक्टिव बंद, और जो बैराजेस थी उन्होंने 12 लाख क्यूसेक पानी को भी गुजारा है, एक बात. दूसरी बात, अभी जो राइट नाउ पानी और जो रेला आ रहा है वो तकरीबन कोई जो 6 लाख क्यूसेक्स के लगभग होगा, जो पिछले दिनों भी 5,97,000 क्यूसेक्स पानी जो है वो मैं अगर सक्खर की बात करूं तो उधर से गुजरा है. और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सिंध की जानिब से और जो इरिगेशन इदारा है और उसके अलावा जो पुलिस की, जहाँ पे हमने हैवी डिप्लॉयमेंट की हुई ताकि बंद हमारे प्रोटेक्ट रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहेगा तो ये तो सूरत हाल अल्लाह खैर करेगा. प्रॉब्लम ये नहीं है मैडम, प्रॉब्लम ये है कि जब सैलाब आया था 2010 में, तो कच्चे के इलाके अफेक्ट हुए थे मोस्टली, और जो कि नॉर्मली जो कच्चे के लोग हैं, जो रेवराइन बेल्ट के नशीली इलाके थे, वो अदरवाइज भी इस सीजन में वहाँ पे पानी आ जाता है. मगर ये जो राइट नाउ सूरत हाल है, आपके पक्के के घर, मतलब आप सक्खर, आप अंदाजा लगाएंगे, तीसरा बड़ा शहर है कराची का, वहाँ पे जो शहर थे, सारे शहरों में 2-2, 5-5, 6-6 फीट पानी था. पुराना सक्खर में 6 फीट पानी. तो ये अनप्रेसिडेंटेड शॉर्टेज है. मैं एक बात आपसे और जानना चाह रहा हूँ, आखिरी बात है, काइंडली मुझे बता दीजिए, कुछ पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन भी किए गए हैं, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर एजेंट आए हों या वहां पर खासतौर पर खाने पीने की अशिया चोरी की जा रही हों, इस हवाले से कोई क्रैकडाउन भी किए गए हैं पुलिस की जानिब से? जी हाँ, मैं मुख्तसरन आपको बताता चलूं कि ये हमारे पास शिकायतें ऑनलाइन मीडिया पे, ट्विटर के जरिए हमारे पास शिकायतें थी, तो हुकूमत सिंध की जानिब से और आईजीपी सर गुलाम नबी मेमन साहब की और डीआईजी साहब की हिदायत पे हमें शिकायत जब मौसूल हुई, तो फिर हमने उन रिटेलर्स को, उन एजेंट्स को सक्खर में पहली दफ़ा हमने उन एजेंट्स को अरेस्ट किया, जो कि 3,000 से 10,000 रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों के, गरीब औरतों के पैसे काट रहे थे. विद एविडेंसेस हमने उनको अरेस्ट किया और उनको जेल भेजा.
और उसके साथ साथ जब रिलीफ का काम था, जो हुकूमत सिंध ने जो रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर पे जो मुहैया की अशिया, तो यूटिलिटी स्टोर के जो कुछ लोग थे उनकी मिली भगत से वो सामान निकाल के गोदामों में रखा गया। थैंक्स टू द पुलिस कि आप लोग इस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक इमदादी सामान भी पहुंचे, रेस्क्यू भी किया जाए, और अगर वहां पर कोई किसी किस्म का भी फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पर चोरी हो रही है, तो उसको भी रोका जाए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। SSP सखर मलिक संघार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहां पर काम हो रहा है, लोगों को शेल्टर मिल रहा है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है। अल्लाह करे ऐसे ही हम स्मूथ तरीके से अब जो हमें करना है ना, ये फेज हम गुजारें, ताकि हमारा जो आने वाला फेज है ना शाहज़ेब, वो आसान हो जाए। और साथ में ये भी बताया जा रहा है ज़राअत में सबसे ज्यादा नुकसान सिंध में हुआ है। सैलाब और बारिशों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है ज़राई शुबे को, तकरीबन 536 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इस हवाले से हमने बात करनी है, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर जो है वो बरामद करने का भी कहा जा रहा है, समरी तैयार कर ली गई। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पैटर्न इन चीफ ऑल पाकिस्तान वेजिटेबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन वहीद अहमद साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। वहीद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वहीद साहब, फसलें तबाह हो चुकी हैं, क्या मौजूदा हालात हैं, क्या बताया जा रहा है सब्जियों के बहरान से निपटने के लिए खास तौर पर इंपोर्ट पर इंतजार किया जाएगा, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, हमारी 2 मीटिंग हो चुकी है, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ हुई है और कल जो नेशनल फूड सिक्योरिटी वालों के साथ हुई है, और हमने उनको जो बताया है कि हमने क्या स्ट्रेटजी करना चाहिए। इसलिए कि अगर हम देखें कि हमारी जो मेन क्रॉप है जिसमें ज़्यादा नुकसानात हुए हैं फ्लड की वजह से, वो प्याज और टमाटर की। प्याज सिंध में भी उगता है और बलूचिस्तान में भी उगता है, और 85 to 90% जो है पानी के अंदर बह गया प्याज। इसलिए कि नई फसल इस सितंबर में आने वाली थी सिंध की और बलूचिस्तान की चल रही थी, तो वो भी ज़ाया हो गई। इसी तरह टमाटर की भी ज़ाया हो गई। हमारी मंथली जो डिमांड है पाकिस्तान की प्याज की वो 1.5 लाख टन है, और जो टमाटर की वो 50,000 टन है। दूसरी सब्जियां भी डैमेज हुई है, मगर वो दूसरे एरिया में भी है। मगर ये जो रोज़ का जो किचन का जो है, खासकर टमाटर और आपका प्याज, तो हमने ये कहा है कि इम्पोर्ट खोली जाए और इम्पोर्ट खोली जाए, खासकर अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ पहले खोली जाए, क्योंकि बाय रोड जो आना इजी एक्सेस होता है, जिस तरह ईरान और अफगानिस्तान। हमने तो इंडिया का भी कहा था, मगर वहाँ बैन है। इंडिया के अलावा इंडिया और इसराइल के अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी फ्रूट, अपना अनियंस और टमाटो। हमने हुकूमत को ये कहा कि जितने भी टैक्सेस है और लेवीज है, ड्यूटीज़ है, इसको रिमूव कर दिया जाए, ज़ीरो कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस इंटरनेशनली भी बहुत है। हाँ, कि अफगानिस्तान की भी जो प्याज की फसल है, इसलिए कि फ्लड उधर भी आया, तो वहाँ पे भी 15-20% जो है डिक्लाइन हुआ है। मगर बात ये कि ये हमारे मुल्क की इतनी बड़ी डिमांड है, हम पूरा इसको जो है इन 2 मुल्कों से नहीं कर सकेंगे, तो दूसरे मुल्कों से भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक दुबई एक थर्ड कंट्री है, वहाँ पे काफ़ी दुनिया भर से प्याज आता है, मगर वो ट्रांजिट टाइम कम है उसका, तो वहाँ से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। बात ये है कि ये तो ठीक है, फ्लड आया, हमने बातें की, हम 2010 में भी बातें कर रहे थे फ्लड की, फिर आज भी वही बातें कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा 2010 के फ्लड से? तो हमने तो 50 साल से डैम्स नहीं बनाए। ये जो सोना था पानी, मैं इसको तो सोना कहूँगा, सोना हमने बहा दिया इसको। और बात ये है कि अगर अगले 1-2 साल के बाद आप ट्रस्ट में हम ये बात कर रहे होंगे कि पानी की कमी है मुल्क के अंदर, और क्या होगा इसके अंदर, खुश्की आ गई है, फसलों को पानी नहीं मिल रहा होगा, उसमें हम खुद जिम्मेदार होंगे सर। तो मतलब कि हम एज अ कॉम, एज अ गवर्नमेंट इन 50 सालों में हमने क्या किया, वैसे सियासत ही करते रहेंगे हम लोग, या कुछ काम भी करेंगे? अब इनफ इज इनफ हो गया, और हमें देखना पड़ेगा। बात ये क्या है, थैंक यू वेरी मच। और जिस तरीके से आप ये आप निशानदेही जो कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आगे चलकर हम इस बात को ना फिर रोएं कि हमारे पास पानी की किल्लत है, हमारे पास पानी नहीं है। जितना पानी बरसा है, हमें मेरे ख्याल में इसके लिए डैम्स भी अवेलेबल होने चाहिए थे, और यही कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बहुत जरूरी है सब मुल्क के लिए। माया, बिल्कुल सही। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी वहीद साहब, वो ये कि इस वक्त इंपोर्ट के लिए समरी तो तैयार कर ली है, क्या समझते हैं फौरी तौर पर किन इकदामात की जरूरत है? जिस तरह आपने कहा कि डेली की जो जरूरियात हैं, डेली की जो कम से कम किचन नीड्स हैं, वो पूरी हो जाए। आप क्या समझते हैं इस वक्त फौरी इकदामात क्या होने चाहिए? जी
देखें जी, अभी तो इंपोर्ट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, वो खुल चुकी है। ईरान और अफगानिस्तान से आ रहा है, अभी हम कोशिश करेंगे दूसरे मुल्कों से भी मंगाए। मगर बात ये है कि अगर हुकूमत फौरी तौर पे फेडरल और प्रोविंस सब्सिडी दे किसानों को, बीज के ऊपर दे, खाद के ऊपर दे और अवेलेबिलिटी दे खाद की, इसलिए कि जैसे पानी ख़त्म हो तो किसानों को मौका मिले वो क्रॉप लगाने का। देखें अभी जो नुकसान हो गया हमें हो गया, अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो लैंड है वो बड़ा फर्टिलाइज हो गया इस टाइम पे। अगर आप कोई भी बीज उसके अंदर डालेंगे और ज़बरदस्त प्रोडक्शन होगी, हम बम्पर क्रॉप भी ले सकते हैं 2023 के आने वाले साल में। मगर स्ट्रेटेजी अगर अच्छी होगी प्रोविंस हुकूमत की और फेडरल की, तो हम कहते हैं कि आने वाले सालों में एक अच्छा होना चाहिए। वहीद अहमद साहब, मैं आपसे एक बात यही जानना चाह रहा हूँ, हमारा ज़राई मुल्क है, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, सर उसके बावजूद हम कोई ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते? माजी में इतने हम ये सैलाब भी देख चुके हैं और खासतौर पर ये देख भी चुके हैं हमारी फसल इतनी तबाह हो जाती है और हमें ये पता भी होता है कि आने वाले वक्त में ऐसी पॉसिबिलिटी फिर है कि सैलाब आ सकता है। हम ऐसी तैयारी क्यों नहीं कर लेते कि हमारी फसल भी मुतासर ना हो, हमारे मुल्क की जो जरूरत है वो भी पूरी होती रहे? देखें जी, मैं तो कहता हूँ हमारा मुल्क एडहॉक बेसिस पे चलता है। आज क्या प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करें। कभी हमने लॉन्ग टर्म कोई प्लान किया है? एग्रीकल्चर 10 इयर्स का प्लान होना चाहिए। हमें फौरी तौर पे इमरजेंसी एग्रीकल्चर लगा दिया जाए और इसके ऊपर काम। फूड सिक्योरिटी आज दुनिया का इशू बन गया। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज आज नहीं हो रहा, 2010 से शुरू हो चुका है, तो पूरी दुनिया में इम्पैक्ट पड़ रहा है। कब से बताया जा रहा था? बिल्कुल। मगर हमने क्या किया? सिर्फ बातों के अलावा कुछ देखें। आज फ्लड आ गया, मीडिया भी बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। 1-2 महीने के बाद जब नॉर्मल होगा तो हम भी सब कुछ भूल जाएंगे। तो बात ये कि एक पॉलिसी बनना चाहिए। और मेमोरी हमारी 3 से 4 दिन की होती है बस सर। तो अगले साल फिर हमें ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े, इसके लिए इकदाम अभी करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। और जैसा कि सर बात कर रहे हैं कि अभी से प्लानिंग करना लॉन्ग टर्म बहुत जरूरी है। अब तो कर लें प्लान, अब तो प्लान कर लें वाकई। अब आज तो सोच लें कि हमें क्या करना है। आज हम अपने होम गार्डन्स के बारे में सोचें, आज हम सोचें हमने किस तरीके से अपने मुल्क में इस वक्त जो हमारा किरदार है छोड़ें और मेरे ख्याल में मुल्क का सोचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम थोड़ा सोच रहे हैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, कुछ मजीद सेगमेंट शामिल करेंगे। सबसे पाकिस्तान में शाज़ेब और माए के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। और जिस तरीके से हम आपको गाहे बगाहे इस वक्त करंट सिचुएशन के हवाले से अपडेट कर रहे हैं, तो इस वक्त एक और सिचुएशन है और वो चल रही है एशिया कप के हवाले से, जिसका बहुत अरसे से जो है वो प्लान्स भी थे और जिक्र भी था। लेकिन एक चीज़ जो कि अभी मैं शाज़ेब ब्रेक में भी डिस्कशन हम कर रहे थे आपस में, वो ये था कि क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, और अगर आपका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है तो फिर आप कोई भी खेल खेल लें वो बेकार है बिल्कुल। आपके लिए वो एक आपका जज्बा, आपके साथ आपको जीत और हार की आपको एक्सेप्टेंस के जीतना भी होता है तो हार भी होता है, आई भी बंद कर दीजिए। सेकेंडली ये कि जब क्रिकेटर्स आपस में खेल रहे होते हैं तो वो एक साथ शाज़ेब यू वो टेलिंग में कि रहते शुरू से ही अफजल से अब से चल रहा है। बिल्कुल, जावेद मिर्जाद साहब का हम इंटरव्यू देख रहे थे, वो भी जिक्र करते रहते हैं अक्सर कि पहले भी मतलब आप जितना मर्जी पीछे चले जाएं, जो क्रिकेट प्लेयर्स है खासतौर पर उनका स्टे साथ होता है, मिलना जुलना होता है, दोस्तियां मजाक होता है, खाना पीना साथ होता है। लेकिन एक चीज जो अब देखी गई है, हम बहुत अरसे से जो है आई वॉज ऑल्सो अवे, जब शादी शुरू में पूछ रहे थे तो मैं 5 साल तक मैं ई कॉमर्स में थी और मेरे साथ मलेशियंस थे, तो दूसरे मुल्कों के जो है जब बांग्लादेशी हो गए, श्रीलंकन हो गए, इंडियंस हो गए, सब मिलकर रहते थे। लेकिन जब वो मैचेस की बात आती थी, मतलब इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन बड़े मस्ती मजाक में। बिल्कुल, तो हमने दोनों तरफ से जारहाना अंदाज देखा भी है, मिजाज भी देखा है, लेकिन ये ज्यादा देखा जाता है स्टेडियम के अंदर। जो फैंस आते हैं, वहां पर सपोर्टर्स आते हैं, उसमें हम देख रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा जारहाना मिजाज होता है, खासतौर पर कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है स्टेडियम्स के अंदर। और अभी रिसेंट मैच में पाकिस्तान इंडिया में हम खासतौर पर ये देख रहे थे कि मुख्तलिफ जो फैंस हैं वो एक साथ बैठे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, हंसी मजाक करते हैं, स्टेडियम से निकल कर भी
पाकिस्तानी फैंस और इंडियन फैंस हैं वो इंटरेक्शन कर रहे थे अपने और दोस्तों के साथ जा रहे थे कि भाई मैं अपने पाकिस्तानी फ्रेंड्स के साथ हूं, मैं अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ हूं। दोस्तों में ऐसा ग्रुप भी था जिसमें कुछ 3 जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो 3 इंडियंस है वो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, तो ऐसे डिवीजन भी थी दोस्तों के अंदर भी। वेट, अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, बिकॉज मेरे नेव्यू की शादी हुई है बांग्लादेश की लड़की से, राइट, तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश का होता है तो एक ही घर में 2 झंडे होते हैं, तो जिस तरह सानिया मिर्जा, मेरा ख्याल है शोएब मलिक के घर में भी ऐसे ही होता होगा। अच्छा, और इसके साथ साथ हम प्लेयर्स को भी देख रहे हैं, शाहिन शाह अफरीदी को भी देख सकते हैं, विराट कोहली को हमने देखा किस तरीके से आकर वो मिले, सबसे हालचाल पूछे, उसकी तबीयत खराब है, किसी की कोई इंजरी है उनसे हालचाल पूछे, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। बहुत बड़ा चेंज एक हम फील कर रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हमारे फेवरेट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो सब कुछ ये बात भी कर सकते हैं, जान सकते हैं। मिर्जा साहब खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर शाहजेब, आपको भी और माया को भी, और आप लोगों की गुफ्तगू में सुन रहा था कि किस तरीके से फैन एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस का इजहार करते हैं। ये बड़ा चेंज आया है ये, अगर पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से हम देखें तो। मिर्जा साहब, क्या बात है कि वो जो एग्रेशन खास तौर पर एक हम देखते थे, एक जंग का मैदान बन जाता था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, वो अब नहीं नजर आ रहा। बड़ा प्यार मोहब्बत से, इवन प्लेयर्स की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि ग्राउंड में भी वो एग्रेशन नहीं था, बड़े हंसी मजाक के साथ और गले में हाथ डालकर भी। पहले अगर होता भी होगा ना मेरे साथ दोस्ती, तो वो शायद फैंस को नहीं दिखाते थे, लेकिन अब वो दिखा भी रहे हैं कि दुनिया देखे भाई कि हम ऐसे ही मोहब्बत से बात करते हैं और मिलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल आपने सही कहा। मसला ये है कि पहले होता था कि पाकिस्तान के मैचेस काफी गैप के बाद होते थे, पाकिस्तान और भारत के। अब आप देखें 2019 में वर्ल्ड कप के बाद 2 साल बाद पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ 2021 में, 24 अक्टूबर 2021 को। फिर उसके बाद अब 1 साल भी नहीं हुआ, पाकिस्तान का एक और मैच हो गया। तो जब फ्रीक्वेंटली मैचेस होंगे तो शायकीन क्रिकेट में भी आपस में एक इंटरेक्शन होगा, प्लेयर्स का भी इंटरेक्शन होगा, और वो जो टेंशन होता था कि जी इतने साल के बाद मैच हो रहा है, वो टेंशन खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। लेकिन इस तरीके से विराट कोहली की बात करते हैं, ही वॉज ऑलवेज द एंग्री यंग मैन। हमेशा उनके बारे में ये कहता था कि भाई बहुत ही अग्रेसिव हैं और बहुत ही मतलब मुंह फटे हैं, कहीं भी कैसा भी रिएक्शन दे देंगे। अभी इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जो है वो बाबर आजम की तारीफ भी की, जाकर फिर उन्होंने बाद में जो है वो हारिस रऊफ से मुलाकात भी की। क्या ये पिछली शिकस्त क्या जो है वो रिजल्ट है, या वाकई में आफ्टर उनकी बेटी की पैदाइश उनके दिल में नरमी आ गई है? क्या हुआ है? देखिए माया, विराट कोहली का ताल्लुक दिल्ली से, और जब विराट कोहली छोटे थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो बड़े एरोगेंट हो गए थे। तो उनकी वालदा और उनके बड़े भाई ने उन पर काबू पाया। 2008 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था मलेशिया में, विराट कोहली की कप्तानी में भारत जीता, और उसी साल फिर विराट कोहली जो थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए। तो उनकी वालदा और उनके भाई ने उनकी तरबियत की, वरना एग्रेशन बहुत ज्यादा था। हर एक के साथ वो लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई जुमले कसना, किसी न किसी किस्म का इशारा करना, तो वो अब खत्म हो गया। और फिर जब वो कप्तान बने, तो कप्तान बनने के बाद चूंकि उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ, तो उसके बाद भी उनके अग्रेशन में कमी आई। और अब तो चूंकि वो कहते हैं ना, चिराग बुझने से पहले जो है वो टिमटिमाता है, तो मेरे ख्याल में विराट कोहली अपने कैरियर के एंड पर अब आ रहे हैं, और वो उनसे कप्तानी भी ले ली गई है, अब वो एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, तो अब उनका रवैया बिल्कुल यकसर तब्दील हो गया है, विच इज अ गुड साइन। एक ग्रेट प्लेयर है और उनके जैसे प्लेयर बहुत कम आएंगे। यही बड़ापन है, बिल्कुल ऐसा ही है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं, और ये शायद ये वजह है मेरे ख्याल में कि एक न्यूट्रल वेन्यू भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो इंटरेक्शन है बिटवीन फैंस एंड प्लेयर्स वो भी बहुत बढ़ गया है। मतलब क्रिकेटर्स बाकायदा, रोहित शर्मा हो या दीगर विराट कोहली हो, उन्होंने बाकायदा फैंस से मुलाकात भी की, उनको ऑटोग्राफ्स भी दे रहे हैं, पिक्चर्स भी वहां पर हो रही हैं। तो ये जो एक इंटरेक्शन है फैंस के साथ, उसमें भी काफी इजाफा हुआ है अब। बिल्कुल शाहजेब, आपने सही कहा, इंटरेक्शन में भी इजाफा हुआ है। और अब वो जो फैंस के दरमियान जो तलखी, जो गर्मा गर्मी होती थी, वो अब बहुत कम देखने को मिल रही है। हालांकि आप देखें मुत्तहिदा अरब अमारात में बड़ी तादाद में भारतीय जो बाशिंदे हैं वो तलाश माश के सिलसिले में वहाँ मौजूद हैं, और इसी तरीके से पाकिस्तानी बाशिंदे भी मौजूद हैं। लेकिन चूंकि वहाँ मिलकर रहना है, वरना पहले पाकिस्तान को अगर भारत हरा देता था तो एक मुश्किल हो जाती थी पाकिस्तानियों के लिए अपने दफातर में जाना और ये वो। लेकिन अब जब पाकिस्तान को भारत ने हराया और वाइस वर्सा, वो हार जाते थे तो उनके घरों में पथराव होना शुरू हो जाता था, उनके घर के आगे जलाओ घराव शुरू हो जाता था, इतना ज्यादा एग्रेशन था। अच्छा है ना बेग साहब के स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रखें, बॉर्डर्स ना बनाए हर जगह।
बिल्कुल आपने सही कहा माया। पिछला जो मैच था जो यहाँ पर 24 अक्टूबर 2021 को हुआ था, जो पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता था, भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की पिटाई हुई थी पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने, रिजवान और बाबर ने। तो जब वो अपने घर वापस पहुंचे कोलकाता में तो पथराव शुरू हो गया, उनके खिलाफ एक नफरत आमेज प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मेरे ख्याल में विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें जो हैं बैठ जाएंगी। और आपने कहा कि आपके घर में भी एक बांग्लादेशी है, तो मिलजुल के रहना चाहिए हम लोगों को, बजाय इसके कि आपस में लड़ाई झगड़ा करें। मिर्जा साहब, इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं इस दफा बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो हम ये भी जिक्र करें अफगानिस्तान की बड़ी आउटक्लास परफॉर्मेंस रही है गुज़िश्ता दिन। कमाल। ये सब कुछ क्या हो रहा है और आगे फिर पाकिस्तानी टीम को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अंडरडॉग्स निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल, अफगानिस्तान ने देखें जो जितने भी अफगानी क्रिकेटर्स हैं, शुरू में सारी अफगानी जब वहाँ पर रूस का हमला हुआ था तो उसके बाद वो पाकिस्तान आ गए थे। जो कैंप से पेशावर में वहाँ वो जो रहते थे तो क्रिकेट उन्होंने वहाँ शुरू की। जैसे उनका बॉलर राशिद खान, वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ता था, उर्दू बड़ी अच्छी बोलता है, और उसने क्रिकेट शुरू की। फिर उसके बाद अफगानिस्तान चले गए। लेकिन अफगानिस्तान की टीम में अग्रेशन है शाहजेब, और अफगानिस्तान की टीम जो है वो टेस्ट और वनडे के बजाय T20 के लिए आइडियली सूटेड टीम है कि जो उनके खिलाड़ी जान भी मारते हैं, बॉलिंग भी उनकी बड़ी तगड़ी है। उनके स्पिनर्स देख लें, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है राशिद खान, जिनकी कल 115 विकेटें हो गई। फिर उसके अलावा उनके ऑफ स्पिनर मुजीबुर रहमान, कप्तान मोहम्मद नबी, और उनके यंगस्टर्स आ रहे हैं। और अब आप देखें कि दुनिया में जितनी भी क्रिकेट लीग्स होती हैं उन सब में आपको अफगानी क्रिकेटर्स नजर आएंगे। तो उसका फायदा भी अफगानिस्तान की नेशनल टीम को हो रहा है। और मुझे लग रहा है खतरे की अलामत बन चुकी है अफगान टीम, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 4 में, और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएगा। तो पाकिस्तान, अफगान और जिसे कहना चाहिए कि भारत, बड़ा सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और हमें खास तौर पे जब हम जिक्र कर रहे हैं ना मुख्तलिफ प्लेयर्स का, तो सर ये इब्राहिम ज़ादरान हो, नजीबुल्लाह ज़ादरान हो, ये जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को इनको फेस करने के लिए फिर कोई स्पेशल प्रिपरेशन करनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेटेजी प्लान करेगी टीम मैनेजमेंट। आप इन दो का तो जिक्र किया, जो ऊपर वाले दो थे, रहमानुल्लाह गुरबाज जिसने श्रीलंका का मार मार कर भुरकस निकाल दिया था, और उनके साथ हजरतुल्लाह जज़ई जो पाकिस्तान सुपर लीग में खेले, और जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं। उनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था माया और शाहजेब, उसमें वो कह रहे थे कि ड्राई फ्रूट वो बहुत खाते हैं, और ड्राई फ्रूट की वजह से वो उनमें बड़ी जान है, और जो स्ट्रोक मारते हैं जोरदार तो जोरदार। वो टाइम याद है जब अफगानिस्तान की टीम बन रही थी तो लोगों ने कहा था हाँ अफगानिस्तान के बस क्या प्लेयर्स हो, याद है वो एक टाइम था। लेकिन आज उन्होंने कहते हैं ना अंडरडॉग्स, किसी को नहीं कभी अंडर एस्टिमेट, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। नहीं, उन्होंने उनको क्रिकेट पाकिस्तान ने सपोर्ट किया माया। वो पाकिस्तान में उनको क्रिकेट में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया अफगानिस्तान को। इनिशियल डेज में पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी एक टीम खेली जो शॉर्टर वर्जन का टूर्नामेंट था। फिर जो हमारा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में, वहाँ उनके खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। तो और फिर पाकिस्तान के कितने लोग गए कोचिंग के लिए, इंजमामुल हक, कबीर खान, राशिद लतीफ, अब उमर गुल अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ बॉलिंग कोच अटैच हैं। यूनुस खान एज अ कंसल्टेंट गए जब इनका अबू धाबी में, दुबई में कैंप लगा हुआ था, तो पाकिस्तानियों ने बड़ी मदद की है। क्या बात है मिर्जा साहब, मुझे बताएं ये दुबई की पिच का क्या मसला है? ज्यादा स्कोर नहीं बन पा रहा, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि स्पिनर्स बड़े कामयाब नजर आ रहे हैं। खासतौर पर मुजीबुर रहमान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने 3 विकेटें ली हैं कल के मैच में। तो ये स्पिनर्स छाए रहेंगे फिर इस पिच पर? देखें शाहजेब, कल का मैच जो था वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ की पिच जो है वो थोड़ा बहुत स्पिनर्स को मदद देती है। जो इब्तिदाई मैचेस हुए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, चूंकि अभी पिचेस फ्रेश हैं और अभी आगाज हुआ है, वरना उमूमन मुत्तहिदा अरब अमारात में अगस्त के महीने में मैचेस नहीं होते, पिचेस की तैयारी का मरहला जारी रहता है। तो अभी चूंकि पिचेस फ्रेश है, तो इन फ्रेश पिचेस पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है। लेकिन जो मैचेस आगे बढ़ेंगे, टोटल 13 मैचेस हैं, 13 में से 10 मैचेस दुबई में और 3 शारजा में। पाकिस्तानी टीम भी एक मैच शारजा में खेलेगी, और जो मैचेस आगे होंगे तो ये पिचेस का रवैया भी थोड़ा तब्दील होगा। मैंने शायद दुबई बोल दिया, मुझे यूं ही बोलना चाहिए। ठीक है, दैट डजंट मैटर। थैंक यू सो मच बेग साहब, आपने वक्त निकाला है, थैंक यू सो मच आप आए। और वाकई में आप सही कह रहे हैं कि चेंज आ रहा है और चेंज आना बहुत जरूरी है।
लेकिन बहुत सारी जगहों पर चेंज की आवाज दस्तक बार बार दी जा रही है, बेहतरी की आवाज दी जा रही है, पूछा जा रहा है कि दरअसल जो हो रहा है उसकी वजह क्या है। हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से जो मामला चल रहे हैं इस वक्त सियासी सीनियर रहनुमा हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के हवाले से। अगर हम ये बात करें तो इस वक्त उनके हवाले से और उनके सपोर्ट में एहतजाज हो रहा है। हलीम आदिल शेख खुद मुख्तलिफ वीडियोज़ में दौरान हिरासत जो है वो बुरे सलूक का इंकशाफ करते हुए नजर आए, लेकिन जबकि उनकी साहबजादी को मैंने भी देखा, शाहजेब आमशोर आपने भी देखा होगा उनकी वीडियो को, हम सोशल मीडिया बारहा वो इस बात का सवाल करती रही कि पहले मैंने उनकी वीडियो देखी थी कि उनके वालिद साहब का उनको पता नहीं था कि वो कहाँ हैं, और वो एज अ बेटी मैं समझ सकती हूँ कि जब बाप हो और ना पता हो कहाँ चला गया, कैसे चला गया, कहां पर है, कोई इत्तला नहीं है, तो उस फैमिली का, उन बच्चों का क्या हाल होगा, समझ सकते हैं। लेकिन क्या उनके खिलाफ शाहजेब ये प्लान किया जा रहा है, क्या उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या इसमें कोई हकीकत है भी? बिल्कुल, और इस पूरे केस को हम समझना चाह रहे हैं। लैंड ग्रैबिंग का ये केस है। पीटीआई इस वक्त ये इल्जाम भी लगा रही है सिंध पुलिस पर कि टॉर्चर किया जा रहा है, जो वीडियो भी मंजर आम पर आई है। इमरान खान साहब ने भी उस पर कमेंट किया है और दीगर रहनुमा जो है वो भी इस पर कमेंट्स दे रहे हैं कि जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है ये किस किस्म का इंसाफ है, या इस तरह कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं किसी भी शख्स को, अगर वो कोई सियासी रहनुमा नहीं भी है तो आप किस तरीके से ऐसे जुल्म कर सकते हैं। ये आवाजें उठाई जा रही हैं पीटीआई क़यादत की जानिब से। लेकिन हो क्या रहा है ये हम जानना चाह रहे हैं, और हमें शो में ज्वाइन वीडियोज में पीटीआई रहनुमा की साहबजादी आयशा हलीम साहिबा ने, उनसे हम बात करेंगे। आयशा साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा साहबजादी हैं हलीम आदिल शेख साहब की और साथ मौजूद है। सबसे ज़्यादा तो आयशा ये पूछेंगे, आपकी वीडियोस ऑब्वियसली हमने देखी और जिस तरह हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हलीम साहब को फंसाया जाए। हमारे मौजूद हमारे शो में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं वो, किस तरीके से अकॉर्डिंग टू यू फंसाया केसेस को भी समझना चाह रहे हैं, क्या केसेस हैं? अच्छा, अभी आपने बोला कि उनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग के केसेस हैं, तो मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगी आपसे। उनके ऊपर कोई 26 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त। इससे पहले 3-4 और थे जिनमें हमें बाइज़्ज़त बरी कर दिया है, कोर्ट्स ने केसेस क्वॉश कर दिए हैं। हलीम आदिल शेख कुंडरी में जाते हैं, लोगों की तेज़गाम इंसिडेंट था, उसकी लोगों की ताज़ियत करने जाते हैं तो उनके ऊपर अटैक होता है, फिर उनके ऊपर FIR होती है। वो अपने इलेक्शंस में वोट कास्ट करने जाते हैं, उनके ऊपर FIR होती है। अभी रिसेंटली हलीम आदिल शेख एक प्राइवेट TV चैनल के ऊपर लाइव टेलीविजन पे बैठे हुए थे। 10:45 PM टाइम ऑफ इंसिडेंट एक FIR दर्ज होती है। बोला जाता है हलीम आदिल शेख टेररिज्म इंसाइट कर रहे हैं और ATC के अंदर उनके ऊपर टेररिज्म केस फाइल कर दिया जाता है। वाइल पूरी दुनिया में आपको शायद एक एलिबाई चाहिए होता है टू प्रूव दैट यू आर नॉट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, बट अपेरेंटली यहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ एलिबाई थे वो रिकॉर्डेड थी। एंड देन प्रोसिक्यूटर कम्स एंड सेज कि उन्होंने तो किसी शख्स ने फ़ोन कॉल करके बोला मैं हलीम आदिल शेख हूँ और उसने जो है जान से मारने की धमकी दी, एंड गॉड नोज व्हाट। उसके बाद जितने पेंडिंग केसेस थे अभी पापा के ऊपर, उसमें टेररिज्म के हैं, डेफेमेशन के हैं। वो सईद गनी के ऊपर बात करते हैं तो सईद गनी डेफेमेशन का केस कर देता है, डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस है। हमें कनेक्ट किया जा रहा है कुछ उन पीसेज ऑफ लैंड से जिनका हमें दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, देयर इज़ नो कनेक्शन। लाहौर हाई कोर्ट ने रूलिंग दी दैट हलीम आदिल शेख अरेस्ट, जो उन्होंने रात के 3 बजे हलीम आदिल शेख को लाहौर से अरेस्ट किया था, लाहौर हाई कोर्ट रूल्ड दैट इट वाज इलीगल, देयर इज नो सब्सटेंस इन द केस एंड दे क्वॉश्ड द केस। देन हमारी अपनी हाई कोर्ट ने दूसरा केस बोला ये तो सिविल नेचर का केस है एंड यू कैन नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंस कनेक्टिंग हलीम आदिल शेख टू द सेड लैंड, सो हाउ कैन यू, बिकॉज जब वो FIRs आती हैं एंड वी लुक एट देम, उसमें जो जगहें और जो लोगों के नाम होते हैं वी हैव नो कनेक्शन टू देम, वी हैव नेवर हर्ड दोज नेम्स। कल जब पापा की सारी बेल हो गई, जितने भी पेंडिंग केसेस थे वी मेड श्योर के पिछले 1.5 हफ्ते से उनको रखा हुआ था, वी मेड श्योर के परसों उन सब केसेस में जितने पेंडिंग केसेस हैं उनको बेल हो गई। मेरा भाई उनको लेने गया, हम जेल के बाहर खड़े थे, हमारे पास रिलीज ऑर्डर्स थे। जेल के बाहर व्हेन वी आर देयर टू रिसीव हिम, 2 आर्मर्ड गाड़ियां आती हैं, बोलती हैं इनके ऊपर तो कोई और नया केस है और उनको अबडक्ट करके वहां से लेके जाती हैं। नो FIR, नो वारंट केस, उन्होंने कुछ बताया। फिर उसके 3 घंटे बाद हमारे पास कोई केस की FIR आती है, वो भी कोई भैंसों का बाड़ा है, कोई स्कीम 33 में, दैट वी हैव नेवर इन आवर लाइफ। हमने लोगों को फोन करके पूछा, हमने गूगल किया को अक्यूज के नाम के ये लोग हैं कौन जिनके साथ हमें अक्यूज किया हुआ है, तो वो PMLN के कोई लीडर्स हैं जो पापा के अगेंस्ट 2013 में इलेक्शन में कोई बंदा खड़ा हुआ था, उसको हमारा को अक्यूज बना दिया कि हमने उसके साथ कोई कंस्पायर किया। वी हैव नेवर, ना हमारी फैमिली में से कोई, ना पापा से कोई रिलेटेड, वो उन जगहों पे विजिट तो क्या हमें तो पता भी नहीं है। उधर उन्होंने बोला कि बनाया क्या जा रहा है, ये केस बेसिकली केस ये है कि
एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि इस लैंड पे हलीमा आदिल शेख, अच्छा देयर इज नो नेम ऑन एनी पेपर्स, देयर इज नो एविडेंस कनेक्टिंग हिम टू इट। उन्होंने बोला किसी XYZ पर्सन ने रिपोर्ट किया कि हलीमा आदिल शेख इज इन्वॉल्व इन दिस। ऑल ऑफ दीज केसेस देयर इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस। ऑल ऑफ दीज केसेस उसमें बोला जाता है हलीमा आदिल शेख इज कनेक्टेड टू दिस थ्रू रिपोर्ट्स फ्रॉम XYZ पर्सन। कोई भी बंदा होता है। अच्छा अभी केसेस को डील कौन कर रहा है? हमारी लीगल टीम, PTI की लीगल टीम है हमारे, बिकॉज इतने एवेन्यूज पे केसेस हैं कि हम सुबह टेररिज्म कोर्ट जाते हैं, शाम में करप्शन कोर्ट जाते हैं, अगले दिन हम जेल जाते हैं। मतलब इट्स आवर लीगल टीम, आवर PTI's लीगल टीम दैट्स डीलिंग विद इट। हमारे लॉयर्स डील कर रहे हैं। देन ओवरआर्चिंगली ऑब्वियसली मैं देख रही होती हूँ, हमारी फैमिली देख रही होती है टू मेक श्योर। लेकिन मसला ये है कि कोर्ट से भी हमें वी रिस्पेक्ट द कोर्ट्स और उनसे हमें हर बार रिलीफ मिला है। वी गो देयर, वी प्ली आवर केसेस, वी टेल देम। लेकिन जब एक बंदा रिलीज होता है, आप उसको लेने जाते हैं और वो कोई नया तीसरा चौथा केस फाइल कर देते हैं, तो आप किस पॉइंट तक हम तो लीगल बैटल फाइट कर रहे हैं ना, हम तो लीगल फीस भी पे कर रहे हैं। हम तो पिछले 2.5 साल से लीगल बैटल फाइट, पिछले 2.5 महीने से जितनी उन्होंने उनके ऊपर जितनी बार उनको अरेस्ट किया, हर बार कोर्ट्स ने आके जलील किया उन लोगों को जो अरेस्ट करके जाते हैं कि भाई हाउ कैन यू अरेस्ट समवन विदाउट एन एविडेंस, विदाउट एनी रिपोर्ट। हलीमा आदिल शेख साहब ने गुफ्तगू भी की अदालत के बाहर आई थिंक, और वहां उन्होंने बताया भी कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है, टॉर्चर किया गया है, मेरा गला दबाया गया है। ये तमाम बातों में क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से PTI की आदत है, अब वो भी इन बातों का जिक्र कर रही है। इस हवाले से क्या अपडेट आपको अभी तक मिली है, क्या हुआ है उनके साथ? एवरीथिंग इज देयर विद एविडेंस। जो गला दबाया गया उसकी वीडियो है, उसकी वीडियो मुख्तलिफ चैनल्स ने चलाई भी है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे भी चल रही है। एक सिटिंग ऑपोजिशन लीडर जिसको कोर्ट्स ने ऑर्डर दिए हैं कि आप उनको B क्लास फैसिलिटीज देंगे एज अ ग्रेजुएट, उनकी आप छोड़ दें, वो ऑपोजिशन लीडर हैं, उनकी एक जेल में फैसिलिटीज उनको रिक्वायर्ड होती हैं। उनको एक वहां पे जिहादी कैंप है कोई जो 3 साल से बंद था, जो टेररिस्ट के लिए यूज होता है, उसमें हलीमा आदिल शेख को जेल में रखा गया। उनको उनके पाँव में, आप लोगों ने अगर शायद उनकी चोट देखी हो, मेरे पापा के पाँव में एक प्लेट लगी हुई है जो किसी रॉड लगी हुई है, जो किसी इम्पैक्ट से उसमें इन्फेक्शन हो गया। उनका पूरा पाँव, आप दोनों पाँव सामने रखेंगे, इट्स कम्प्लीटली स्वॉलन, इट्स 2 times बिगर। He cannot walk. When I went to terrorism court, मैं खड़ी हुई थी, मेरे पीछे 4 जालियां लगी हुई थी। हलीमा आदिल शेख को लिम्प करा, वो लिम्प कर रहे थे, 4 पुलिस वाले ऐसे लेकर आए जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वहां पे एंटर हुए। उसी कोर्ट में उज़ैर बलोच नीचे था मेरे सामने, जो ऐसे चल के आ रहा था एज इफ ही इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। उसके पीछे मतलब कोई हैंडकफ्स नहीं थी ना उसके हाथ में, कोई उसको बार्स के पीछे नहीं लेके आया जाता। तो आप एक सिटिंग ऑपोजिशन लीडर को जिसके ऊपर कोई क्राइम प्रूव नहीं हुआ, आपकी कोई क़यादत जो मरकजी क़यादत है PTI की, शाबिद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं या इमरान खान साहब में से किसी से आपका राब्ता हुआ है? हमारा कॉन्स्टेंटली सबसे राब्ता है। इमरान इस्माइल अंकल इज लाइक फैमिली टू अस। वो ऑब्वियसली पापा के क्लोज हैं सिंसे, तो उनसे कॉन्स्टेंटली उनकी टीम से हमारा रोजाना राब्ता होता है। लेकिन बात यह है कि सिंध में एक जो प्रोपेगेशन हो चुकी है चीजों की कि पीपल आर सिस्टमैटिकली मैनेज्ड, ये केसेस फाइल नहीं होते, ये केसेस मैनेज कराए जाते हैं। बट व्हाट डिड खान साहब से टू यू? आई मीन खान साहब हैज बीन ट्वीटिंग अबाउट इट। खान साहब हैज बीन मेकिंग श्योर दैट ही चेक्स अप ऑन अस, ही चेक्स अप ऑन आवर फैमिली, ही चेक्स अप ऑन आवर टीम। जो हमें लीगल सपोर्ट की जरूरत है सेंटर से, वो हमें मिल रही है। वी हैव कंप्लीट सपोर्ट ऑफ द पार्टी। राइट, सो यू हैव दैट सपोर्ट, आई थिंक मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, एंड ऑब्वियसली द लीगल टीम इज। और आखिर में बस ये बता दें कि हलीमा आदिल शेख साहब के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई और क्या बात हुई आपकी? परसों जब मैं कोर्ट गई थी, एज एनी डॉटर एंड एज एनी पर्सन जो शायद उन सिचुएशन से कभी, मैं टेररिज्म कोर्ट के अंदर बैठी हुई थी। आई पर्सनली कुड नेवर इमेजिन कि मैं अजीब लोग वर अराउंड मी, आई वॉज इन कंप्लीटली अनकंफर्टेबल सिचुएशन। और उसमें भी मेरे पापा को मैंने बार्स के पीछे से, ही वाज सीइंग मी आफ्टर 20 days, तो वो मेरे सर पे हाथ रखने के लिए उन्होंने हाथ आगे किया एंड हिज हैंड टच द बार्स, बिकॉज वो रिफ्लेक्स था ना उनका, ही वाज सीइंग मी आफ्टर सो लॉन्ग। एंड एक बंदा जिसका कोई क्राइम ना हो, वो इस तरह से आप उसको ट्रीट कर रहे हो। एंड येस्टरडे जब वो कोर्ट में पेश हुए, उनसे हमारी बात हुई, तो वो हमें ये बोल रहे थे कि आई एम स्ट्रॉन्ग, यू गाइज हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर मी। एंड आई नो कि वो ऐसे शख्स हैं जो आप लोग दिखा भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे। ही इज नॉट वन टू बार डाउन, ही इज नॉट वन टू गेट स्कैर्ड। वो कभी भी हमें आज तक जिंदगी में उन्होंने आके नहीं बोला कि आई हैव हैड इनफ। लेकिन अब हमें लग रहा है दैट वी हैव हैड इनफ। आई डोंट केयर ही इज हैड इनफ, आई एम श्योर ही हैज अ विल टू फाइट, लेकिन हम नहीं देख सकते उनको अब ऐसे।
जो ये सिस्टमैटिक टॉर्चर, सिस्टमैटिक विक्टिमाइजेशन है, दिस हैज टू एंड। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। ऑफ कोर्स किसी भी तरह के टॉर्चर से और तकलीफ से गुजरना पड़े, अल्लाह ताला हलीम आदिल से साहब के लिए भी और तमाम उन लोगों के लिए भी बेहतरी के मामलात करे। इस छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ एक बार फिर जिक्र करेंगे सैलाब के जो मुतासरा इलाके हैं उनका, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं हम कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाते रहें और ये जानते रहें कि इस वक्त हमारे आसपास शहरों में क्या सूरत हाल है, सिंध में क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, सदर्न पंजाब की क्या सूरत हाल है। दरियाए सिंध के सैलाबी रेले की तबाही का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कंबर शहदाद कोट के बाद दादू के कई इलाके डूब गए हैं। जोही और काचो समेत बेशतर इलाकों में कई फुट पानी जमा है। दादू और इसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं वो पुल भी उसका बह चुका है। खैरपुर में भी नालों के बंद टूटने से पानी मेहरान नेशनल हाईवे पर पहुंच गया है। ये सिंध के हालात इस वक्त अपडेट आ रही है। प्रोग्राम के आगाज में हमारे रिपोर्टर नुमाइंदा 92 न्यूज हमारे साथ मौजूद थे और जब जहां से उन्होंने हमें अपडेट की, उन्होंने कहा दूर दूर तक अगर आप देख रहे हैं ये दरिया सिंध है और जहां तक आपकी नजर जाती है वहां पे सिर्फ पानी ही पानी है। जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं अभी सिंध का खास तौर पर और वहां की जो सूरत हाल बनती जा रही है, दरिया सिंध के सैलाबी रेले का बहुत जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। एक तो ऑलरेडी तबाही हो चुकी है और मजीद तबाही भी एक्सपेक्ट की जा रही है। उसके बाद क्या बनेगा, क्योंकि जैसे कि आज हम एसपी साहब से ही बात कर रहे थे कि वो तमाम मुतासिरीन को अब कराची लाया जा रहा है, खासतौर पर जो आसपास के शहर हैं वहां से उनको पहले हाईवे पर पहुंचाया गया, उसके बाद उनको कराची मुंतकिल किया जा रहा है या खेमे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है जो माया ने भी उनसे किया कि कैपेसिटी है कितनी, हम कराची में कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि कराची में लोगों को लाना सिर्फ लोगों को लाना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने उनको खेमे भी देने, खुराक भी देनी है, उनको तमाम मेडिकल फैसिलिटीज भी देनी है। इस पर हम कासिम सुमन साहब से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। कासिम साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। कासिम साहब, जानना चाह रहे हैं इस वक्त सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल है इसमें सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए क्या खास तौर पर इकदाम उठाए जा रहे हैं? आपका देखें, आपको ये आपके अपने मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हर जगह पर मौजूद हैं, इसमें बहुत बड़ा है। ऑफ कोर्स अनप्रेसिडेंट बारिशों ने जो हर तरफ से पानी आ गया। अब जाहिर है उस पानी में वहां से निकलना और उस तरीके से निकलना जिसमें ये एफर्ट नहीं है कि बोट प्रोवाइड ने अपनी मदद आपके तहत जब तक सरकार से पहले बहुत सारी एरिया ऐसे थे जो इनडेड हो गए थे पानी में, 6 फुट 8 फुट पानी आ गया था। और फिर जाहिर है वो जो पानी जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, जो ड्रेनेज का सिस्टम है, उस बारिशों ने तमाम के जो पर आपके उनके बंद बने हुए थे या जो नाले जो पानी कैरी करते हैं उन तमाम को बारिशों ने शगाफ डाल दिए। फिर जाहिर है लोगों ने अपने बचाव में बहुत सारे लोगों ने खुद भी जो है वो उन बैंक्स को जो है वो ब्रीच किया है। अब एक एरिया ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर कहेंगे जी ये एक एरिया है जहाँ पर हमारे जो ना वो दरिया के 2 बैंक है ना, एक राइट बैंक है, एक लेफ्ट बैंक है। जो राइट बैंक है सर वो पूरा आपका बलूचिस्तान का पानी भी कैरी करता है और जो लेफ्ट बैंक है वो ऑलरेडी जो है वो अंडर वाटर स्पेस है, क्योंकि लेफ्ट बैंक में कच्चे के एरिया को आप छोड़ें, कच्चे के एरिया में चूंकि दरिया आता है तो जाहिर है कच्चे का एरिया फैलता है, वो 2-2.5 किलोमीटर का जो उसका अपना स्पैन है उसमें तो पानी आता ही है। लेकिन जो बाकी एरिया जो सेटल्ड एरियाज थे उन एरियाज में जो है ना वो बारिशों ने, अब अंदाजा करें सर 1700 पटीतन में, नौशहरा फरज में 1700 मिलीमीटर बारिश, नवाब शाह लारकाना 800-900 मिलीमीटर बारिश का अनप्रेसिडेंट होना। अच्छा कासिम सुमन साहब, जिस तरीके से अब ये हालात हो रहे हैं उसमें बीमारियों का जो फैलने का खदशा है ना वो एक फेज है जो कि हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। इसमें तो मतलब हम शेल्टर में हेल्प कर सकते हैं, डोनेशन हेल्प कर सकते हैं, बीमारियां जो फैल रही हैं उसके हवाले से क्या प्लान्स हैं और चैलेंजेस क्या हैं? जी देखें, इस वक्त हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज, इस वक्त जो बीमारियां हमारे पास रिपोर्ट हो रही हैं और
हमारी हजारों जो है वो डॉक्टर्स जो हैं बेचारे, वो तमाम फीमेल डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स, हमारा बाकी जो स्टाफ है वो, और जो आपको याद होगा हमने कोविड में जो डॉक्टर्स उठाए थे उन तमाम की हमने डिप्लॉयमेंट एरियाज में किए। हमारी तमाम एम्बुलेंस जो है वो फील्ड कैंप्स के अंदर है, जहाँ जहाँ एक्सेसिबिलिटी बनती है। और वहाँ पर इवन जो हमारी जहाँ पर हमारे पास बोट्स मिल रही हैं और कहीं लोग अभी तक फंसे हुए हैं और उन एरियाज में हैं जहाँ पर थोड़े जो है वो कोई ड्राई लैंड है। अनफॉर्चुनेट तो ये है कि हमारे पास इस वक्त जब तक ये पानी रिसीव नहीं होता हमारे पास ड्राई लैंड ही अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पर हमारे लोग जाके सेटल हो सके। तो ये अब जो वो सड़कें हैं उसी के ऊपर जो मेन आर्टरीज में, अब जैसे आपने खुद कहा कि मेहरान हाईवे जो है उसमें 2 जगहों पर पानी जो है वो ओवरटॉप कर रहा है। इसी तरह से नेशनल हाईवे आपका पूरा जो है उसमें अमोरो से लेकर आप कोसी कबीर से जाएंगे, पूरा मैं खुद उस पानी के अंदर ट्रैवल करके आ चुका हूँ। फिर इसी तरह से आपके जो इंडस हाईवे है उसमें बलूचिस्तान से जो पानी आ रहा है वो पानी उसने ओवरटॉप किया है। कल भी एक्सीडेंट हुए वहाँ पर, वेरी डेंजरस टू ट्रैवल ऑन दीज रोड। तो इट्स लाइक अब ज़ाहिर है जो दूसरा बड़ा चैलेंज इस वक्त आ रहा है कि आपके जो मेन आर्टरीज हैं वो सारी पानी के अंदर आ गई है, तो आपकी रसद और सप्लाई जो है वो मुतासर हो रही है। अच्छा, सप्लाई मुतासर हो रही है, लेकिन जो हम जिक्र कर रहे थे ना कासिम साहब, खासतौर पर मेडिकल कैंप्स का, क्योंकि कराची में भी मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं, सॉरी क्योंकि वहाँ कराची में काफी लोगों को यहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जो मेडिकल कैंप्स कराची में कायम किए जा रहे हैं वहां पर क्या कंडीशंस हैं, किस तरीके से लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है, क्या प्रॉपर वहां पर सबके चेकअप्स हो रहे हैं? क्योंकि जो पानी की वजह से लोग मुतासर हुए हैं वहां पर तो खैर सूरत-ए-हाल ही अलग है, लेकिन जो कराची लाया जा रहा है क्या उन सबको चेक किया जा रहा है, हर किस्म के उनके टेस्ट किए जा रहे हैं? सर बिल्कुल, वहाँ पर हमने एक तो बच्चों के पीडियाट्रिशियन, बच्चों की बीमारियां, गैस्ट्रो की बीमारी है, नंबर 1। दूसरा जो स्किन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि वाटर कंटेमिनेटेड था, ज़ाहिर है एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर हुआ है तो वो स्किन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे पास। दूसरा सर जो हमारी सर जो हैं जिनको जो अभी कुछ प्रेगनेंट हैं, कुछ लास्ट डेज है, उनके लिए वो उसको ट्रीट करना बड़ा चैलेंज बना है। ऑलरेडी स्टाफ्ड हैं, वो बहुत ज्यादा उन्होंने 220-20-25-30 किलोमीटर जो है ना बाय फुट ट्रेवल किया और 8-8 फुट पानी के अंदर ट्रेवल किया है। तो एंड द लास्ट इज दीज पीपल आर इन ट्रॉमास एग्जैक्टली। हाँ, तो ये बच्चों के अंदर उन सबके अंदर, तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। हम उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट दे रहे हैं, हम उनकी सबसे पहले तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उनको स्टेबल करें, उसके बाद न्यूट्रिशन सपोर्ट दे रहे हैं। कराची के लोगों ने जो हमारे आम लोग हैं उन्होंने हम बड़ी सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फूड। अच्छा, और सर एक पॉइंट, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ की खासतौर पर इंटीरियर सिंध की बात हो या मुख्तलिफ इलाके हैं हमारे, वहाँ पर कुछ फैमिलीज कुछ रिलक्टेंट भी होती हैं मेल डॉक्टर्स के साथ, तो क्या फीमेल डॉक्टर्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में? एब्सोल्युटली सर, हमारी फीमेल डॉक्टर्स भी ऑनलाइन है। हमने कल खान यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया कि उनकी जहाँ हम उनको डिस्ट्रिक्ट को बता रहे हैं कि जहाँ पर उनके कैंप्स, उनके फीमेल मेल डॉक्टर्स थे और ऑल्सो जो है वो हम उनको भी वहाँ वो भी जा रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं। हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि एरियाज कौन से हैं या कोई सरकारी बिल्डिंग हमारी उनको हवाले कर रहे हैं। देखिए जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज आ रहा है कि हमारे पास जो बिल्डिंग्स हमारी सरकारी ऑल आर अंडर वाटर। बिल्कुल। इतने बड़े बड़े जो शहर हैं, टाउन्स हैं, छोटे जो हमारी छोटी RH की बिल्डिंग या आपकी BHU से, फिर हमारा जो सबसे बड़ा जो इदारा है प्राइमरी हेल्थ केयर का PPH है उसको हमने बड़ा मोबिलाइज किया है। हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस जो है 1122 की वो मोबिलाइज हैं। कराची से अब हम जो है वो जो है यहाँ से भेज रहे हैं। तो इन ऑल स्केल बहुत बड़ा है। वी आर ट्राइंग कि हम ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कासिम साहब, आप लोग तो पूरा इदारा। हमारे पास बलूचिस्तान से भी हमारे पास बहुत सारे जो है वो आइडेंटिटीज आए हैं, जो बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ सिंध जो है वहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऑल इन ऑल वी आर ट्राइंग ए लेवल बेस्ट टू अकोमोडेट ईच एंड एवरीवन, बट पाकिस्तान के तमाम लोगों की इस पर जिम्मेदारी है कि हमारे भाई सबकी है। कहीं काले साहब, इस तरीके से शाजिब ने भी कहा, जैसा डॉक्टर्स मेल एंड फीमेल सारे हैं,
साथ में ये चैलेंज बहुत बड़ा होगा, उनको भी बीमारियों का खदशा हो सकता है। एक ऑब्वियसली हमने सुना कि सांपों के काटने का भी एक चैलेंज है, बीमारियों का अलग है, अजीब अजीब मच्छर, अजीब अजीब जो स्मेल्स हैं या फंगल्स इन्फेक्शंस हैं, ये तमाम चीजें। तो आप अपने जो आपके डॉक्टर्स की टीम है उसको कैसे आप सेफ एंड सिक्योर लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा, इस वक्त कल भी हमारे पास ही काफी सारे ये चैलेंजेस आए हैं कि हमारे डॉक्टर्स खुद जो हैं वो उन एरियाज में जहाँ पर अब ज़ाहिर है पानी है, हर जगह मच्छर बहुत हो गए हैं, तो हमने उनको प्रिकॉशनरी जो है ना वो सबको एक ट्रेनिंग थोड़ी थोड़ी सबके लिए हमने मैसेजेस बनाए हैं, ग्रुप्स बनाए हैं कि आप इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करें एंड रीच आउट टू दोज एरियाज, ट्राई नॉट टू जो है ना आप बीमार ना हो जाएं। बिल्कुल, उनकी सेहत ठीक रहेगी तो वो बाकियों की सेहत ठीक सही बात है। बिल्कुल सर इसके साथ ये जरूर बताइएगा, सैलाबी रिला गुजर जाने के बाद जो तबाही, एक तो हम तबाही ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन सर ये जब सब कुछ हो चुकेगा उसके बाद खास तौर पर इन तमाम मुतासरीन के घर की बहाली के लिए क्या किया जा रहा है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? ये पानी निकलने में तो 1-2 माह लग जाएंगे, उसके बाद लोग तो बेघर होंगे, उनके पास कोई घर नहीं होगा, कोई जगह नहीं होगी, क्या उसके लिए कोई खास तौर पर इकदाम उठाए जा रहे हैं? सर देखें, इस वक्त ये जो आप बता रहे हैं ना, ये इतना बड़ा टास्क है कि बिल्कुल ये बहुत बड़ा टास्क। इंटरनेशनल जो हमारे इदारे हैं, कल भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल साहब ने जो यूनाइटेड नेशंस के साथ जो अपील किया है, उसमें तो अभी तो हम रेस्क्यू रिलीफ की अपील है ना, फिर उसके बाद बिल्कुल नेशनल लाइफ आइज और रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होगा, रिहेबिलिटेशन करनी है। तो सर घर तो कोई बचा नहीं है ना, आप बिल्कुल सर, लारकाना है, कंबर शदाद कोट है, दादू का हिस्सा है, जमशोरो है, आपका नौशेरो फेरोज है, आपका शहीद बेनजीराबाद डिस्ट्रिक्ट है, फिर आप आगे सांगड़ और मिर्कुखास आएंगे, फिर अब आप पानी सारा जो बदीन की तरफ जा रहा है वो जो कोस्टल बेल्ट है, आप यकीन करें मैं खुद इन एरियाज में ट्रैवल किया है, हमने आपको घरों की छतों से तो ऊपर पानी है, तो अब वो कच्चे घर या जो अब ये हमें सबको, मतलब दुनिया पूरी को, जाहिर है क्लाइमेट चेंज इज ऑब्वियसली चैलेंज तो पूरी दुनिया को आ रहा है कासिफ साहब, ऑब्वियसली हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है हमें सब। एब्सोल्युटली। तो किस तरह की खुराक आपकी नजर में कासिम सुमरो साहब होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग हैविंग एंड लीडिंग अ मेडिकल पूरी टीम ओवर देयर, आप क्या समझते हैं किस तरह की जो है खुराक उन तक हमें भेजनी चाहिए, या ऐसी चीज जो और अब तक जिसका जिक्र नहीं आया है? देखिए नहीं, मैं ये अब इस वक्त जो है ना सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे पास टेंट्स बहुत कम तादाद में, उनको शेल्टर चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को जो भी नॉर्मल फूड है, मतलब जो आप आटा है, चावल है, घी है, वो चीजें जो इस वक्त उनकी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी जो उनकी सेहत है उसको सपोर्ट दे सके, उनकी न्यूट्रिशन को सपोर्ट मिल सके। और फिर मेडिकल साइड पर तो सर हम इतना हमारे रिसोर्सेज हैं, हमने सारे मोबिलाइज किए हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज इवन प्रोवाइडिंग अस मोर फंड्स टू बाय द मेडिसिन एंड बाय द वो मेडिसिन इस वक्त एसेंशियल हैं हमारे पास, तो वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट टू रीच आउट दोज पीपल। लेकिन हम सबको इस वक्त मेरी आपके प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान के तमाम मुखिर हजरात जो भी थोड़ा 10 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन इस वक्त दे सकते हैं इन लोगों के लिए, आप अच्छी बात कही है। इट विल बी अ ह्यूज हेल्प टू दिस विक्टिम्स। हेल्प तो नहीं सर, हमारा फर्ज बनता है, थैंक यू सो मच कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमेशा आते हैं और बहुत रहनुमाई करके जाते हैं, और आप अपना भी ख्याल रखिएगा, आपकी तमाम डॉक्टर्स की टीम के लिए भी ढेरों दुआएं और बहुत सारी इस बात की विशेष भी कि आप जब जो भी काम करने के लिए आप निकले, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब लौटाए। शाहजेब, पाकिस्तानी रुपए की जो कीमत है वो बेटर होती हुई खबर आई है बिल्कुल, पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर की कदर गुज़िश्ता रोज से एक बार फिर कमी होना जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, और फिर ज़ाहिर है हम जब मुख्तलिफ माहिर माशियात हमारे साथ होते हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि डॉलर की कीमत कम होने से, यानी कि उसकी रुपए की कदर में बेहतरी आने से हमारी मईशत पर ओवरऑल क्या उसका इम्पैक्ट आता है। आज सुबह कारोबार के आगाज के साथ ही डॉलर की कीमत मजीद गिरी है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.12 सस्ता होने के बाद 219 रुपए का हो गया है। लेकिन इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, इससे क्या फर्क भी पड़ेगा, तक रहेगा भी या सिर्फ टेम्पररी है? बिल्कुल, ये हम सब जानना चाह रहे हैं, और हमारे जो नुमाइंदे 92 न्यूज हैं, एक्सपर्ट भी हैं, खासतौर में अक्सर अपडेट कर शराज अहमद, वो हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शराज, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। शराज, एक बार फिर हम कमी देख रहे हैं डॉलर में, खास तौर पर क्या वजूहात? तो खैर इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी जरा हमें ओवरऑल अपडेट
अपडेट दीजिएगा, क्या सूरत चल रही है इस वक्त? देखें, अगर गुज़िश्ता कई दिनों से हम देखें कि 11 से 12 रोज़ है जहां इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट है, दोनों में ही डॉलर जो है वो गिरावट का शिकार है। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो IMF से मिलने वाला बेल आउट पैकेज है, क्योंकि अप्रूवल जो है वो मुसलसल पेंडिंग्स में जारी थी। कभी कुछ नई शराइत लगाई जा रही थी, कभी कोई दूसरे जो है इकदाम करने को हुकूमत को इस हवाले से जो है वो इनिशिएटिव लेने पड़ रहे थे। ताहम रफ्ता रफ्ता हमने देखा कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई और आखिर में जब अच्छी खबरें आना शुरू हुई तो जो डॉलर की इजाफी खरीदारी थी, सट्टेबाजी थी या स्मगलिंग थी, उसमें खातिर ख्वाह कमी आई है। और गुज़िश्ता 12 रोज़ के दौरान तकरीबन इंटरबैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट 25 रुपए डॉलर जो है वो सस्ता हुआ है। और आज भी जो है ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपये 12 पैसे डॉलर सस्ता हुआ है। 219 रुपये की सतह पर जो है ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 8 रुपये का बहुत बड़ी जो गिरावट है वो ओपन मार्केट में देखी गई थी और 221 और 222 रुपए की सतह पर इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर ट्रेड हो रहा है। सबसे बड़ी वजह जो हमें समझ आ रही है बेल आउट पैकेज IMF का, यानी कि ये उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि मजीद कमी भी एक्सपेक्ट की जा रही है आने वाले कुछ हफ्तों में। बिल्कुल ऐसा ही है। फॉरेक्स डीलर्स हों या इंपोर्टर्स, सभी की जानिब से इस वक्त जो डॉलर की खरीदारी है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और इसकी वजह यही है कि मुसलसल जो है डॉलर गिरावट का शिकार हो रहा है। गुज़िश्ता कई रोज से हम देख रहे हैं कि जो खरीदारी है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जो काउंटर्स हमें फॉरेक्स डीलर्स पर नजर आते थे, काफी ज्यादा जो है वो इंपोर्ट बिल पर इसके जो असरात हैं वो मुरतब होंगे, क्योंकि मुसलसल डॉलर की कदर बढ़ने से जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। 10 अरब डॉलर से जो ज़खायर हमारे कम रह गए थे। ताहम ये जो 1.17 बिलियन डॉलर्स की जो IMF की जानिब से हमें किस्त मिलेगी, उससे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन 15 अरब डॉलर से हमारे तजावज़ कर जाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबरें ये भी हैं कि जो दीगर मालियाती इदारे हैं, ख़ास करके वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी मालियाती इदारे, इसके अलावा पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी जो है अब पाकिस्तान को जल्द पेमेंट्स जो हैं वो करेंगे, जिससे डॉलर की जो आमद है वो बढ़ेगी और इसी वजह से डॉलर की कदर में मजीद जो गिरावट है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। और बताया यही जा रहा है कि डॉलर तकरीबन 200 रुपए तक आ सकता है, जिससे इंपोर्ट बिल में कमी आएगी और आने वाले दिनों में जो महंगाई है उसको कुछ कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसका इम्पैक्ट महंगाई जो है उसको काफी कमी देखी जा सकती है। हाँ, बस भाई इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज की भी बात करें, वो बड़े अच्छे तरीके से आज प्रोग्राम जो है मार्केट ओपन हुई है। आज अगर सुबह की बात करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, उसका भी इंटर रिलेटेड है, उसका भी जो है परसिस्टेंसी नजर आती है, व्हाट डू यू थिंक? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा हमें पेचीदा दिखाई दी और 39,000 तक हमें ट्रेड होती हुई दिखाई दी, क्योंकि कोई बेहतर प्लान नज़र नहीं आ रहा था। गवर्नमेंट चेंजेस हो रही थी, अनसर्टेनिटी थी, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से जो सरमायाकार थे वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे थे। खास करके जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो जो है शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दे रहे थे। ताहम सिचुएशन जैसे जैसे नॉर्मलाइज होती गई, चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आई, कॉन्फिडेंस है वो बहाल होता नजर आ रहा है। मैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में खासतौर पर ये इस बात की निशानदेही कर रही है स्टॉक मार्केट का मतलब। बिल्कुल, अगर हम देखें गुज़िश्ता 2 हफ्तों का या 3 हफ्तों का मवाजना करें तो इंडेक्स 42 और 43,000 पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी गिरावट या कोई बहुत बड़ा जंप जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, यानी रोजाना की बुनियाद पर 500 से 700 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां प्रॉफिट टेकिंग के लिए जो ब्रोकर्स हैं वो सेल्स की जी बिल्कुल स्टेबिलिटी नजर आ रही है। शेयर्स की खरीदारी करते हैं, फिर शेयर्स की फरोख्त करते हैं। इसी तरह प्रॉफिट टेकिंग के लिहाज से तो हम देख रहे हैं कि 500 से 1000 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो हमें मार्केट में दिखाई देता है। लेकिन जो अनस्टेबिलिटी की वजह से जो सिचुएशन मुसलसल हमें इनखला दिखाई दे रहा था इनफ्लोज का, वो जो है वो रुक चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी हो रही है, डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खास करके ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन है वो बेहतर दिखाई दे रही है और इन्वेस्टर्स यहाँ पर जम की खरीदारी भी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के खदशात अब जाहिर किए जा रहे हैं, खासतौर पर सैलाब के बाद उसमें काफ़ी सूरत खराब हो गई। थैंक यू वेरी मच राज़ अहमद, आपने ज्वाइन किया पाकिस्तान में। खैर ये एक अच्छी खबर आखिर में हमने आपसे जरूर शेयर करनी थी कि डॉलर सस्ता हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात यह कि आज प्रोग्राम में जिस तरीके से हमने देखा रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, किस तरह रज़ाकारान जो हैं इस वक्त खिदमात में लगे हुए हैं, कैसे डोनेशंस इकट्ठी हो रही हैं, हम कहाँ कैसे एज अ पाकिस्तानी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ये प्रोग्राम इस वक्त आज की जरूरत है कि हम इन हालात के ऊपर बात करें। इंशाल्लाह शाज़िया माया कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। रखिएगा अपना ख्याल। पाकिस्तान का परवरदिगार हामी नासिर।